गुजरे जमाने और शायरों ने समंदर की लहरों के बिना पर तमाम शेर गढ़ डाले, लेकिन समंदर की लहरें कुछ और भी चुपचाप दर्ज करती हैं। एक राज्य का इतिहास जिस पर दिल्ली में ज़्यादा बात नहीं होती। राज्य का नाम ओडिशा है, पार्टी का नाम बीजू जनता दल है। स्थापना के 25 बरस पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो इन 2.5 दशक से लगातार पूछे जा रहे हैं। सवाल कि ऐसा क्या शंख फूंका गया कि ओडिशा की जनता साल दर साल बीजू जनता दल और इसके करामाती नेता नवीन पटनायक को जनादेश दे रही है। सवाल यह कि नवीन पटनायक के व्यक्तित्व में और राजनीति में ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पछाड़ नहीं पा रही, जबकि नवीन पटनायक ना तो उड़िया भाषा में निष्णात हैं, ना कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार जनसंपर्क करते हैं, और ना ही उन्होंने नंबर 2 की पांत कोई ऐसी मजबूत तैयार की जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सके। और जबकि उन पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो पहले प्यारी मोहन और अब पांडियन, इन 2 शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे सरकार चला रहे हैं। क्या है नवीन पटनायक का मिथक? क्या है बीजू जनता दल की सफलता की कहानी? क्या है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में चल रही राजनीतिक अफवाहों की कहानी, फिर चाहे वो सत्ता के हस्तांतरण की हो या फिर चुनौतियों की? और ओडिशा से एक और राज्य चलते हैं, आंध्र प्रदेश। ये भी तटीय राज्य है, पूरब का किनारा ही है आज भारत का, जिस पर विस्तार से बात होगी। एक नेता है जिसने कभी अपने ससुर को, अगर संस्कृत के लहजे में कहें तो श्वसुर को, हटाकर सत्ता पर कब्जा किया था। एक इनविंसिबल इमेज बनाई थी, सिलिकॉन वैली के सहारे विकास पुरुष की छवि गढ़ी थी, पीला रंग जिसकी सत्ता का प्रतीक बन गया था। लेकिन सत्ता जो उखड़ी एक पदयात्रा के जरिए, तो वापसी मुश्किल हुई 10 बरस तक, और जो वापस आए भी तो केंद्र से खटपट में 5 बरस बीत गए, और तब तक राज्य की शक्ति भी छीन चुकी थी, क्योंकि एक नया राज्य तेलंगाना बन गया था। और अब पदयात्रा करने वाले नेता का बेटा मुख्यमंत्री है, और ये नेता जिसकी गद्दी गई पदयात्रा के जरिए खुद यात्रा पर है। और यात्रा खबरों में क्यों है? किसी किस्म के राजनीतिक प्रहार से ज्यादा भगदड़ में हुई मौतों के चलते। क्या है आंध्र प्रदेश की स्थिति? जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच अदावत की स्थिति, इसके बारे में बात करेंगे राजनीति के इन दोनों पहलुओं के बारे में, क्योंकि इस शो का नाम है नेता नगरी, जहां पर हिंदुस्तान की राजनीति की हस्तियों के बारे में, हरकतों के बारे में और हरारतों के बारे में बात की जाती है। मैं हूं आपका होस्ट सौरभ द्विवेदी। आइए शुरू करते हैं नेता नगरी का ये नया अंक। अगर आपको पता चले, ओडिशा देश का वो राज्य जो पूर्वी तट पर है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और राजनीति के भी, पर उत्तर भारत सेंट्रिक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें ओडिशा का उतना जिक्र नहीं आता जितना आना चाहिए। नेता नगरी के दर्शक लगातार ये शिकायत भी करते रहे, जो कि जायज़ भी रही है, कि लल्लन टॉप जो ये कहता है कि साहब हम तो पूरे देश पर नज़र रखते हैं और इस तरह का भेदभाव नहीं होता, वहाँ पर ये गड़बड़ क्यों हो रही है। उस शिकायत को दूर करने की कोशिश है। नेता नगरी के इस सत्र में हम विस्तार से बात करेंगे ओडिशा की राजनीति पर, और इस प्रसंग के लिए संदर्भ मुहैया करवाया है वहां की सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने, जिसकी स्थापना के 25 बरस दिसंबर में पूरे हुए। तो आज हम बीजू पटनायक की लेगेसी पर बात करेंगे, ओडिशा की राजनीतिक समस्याओं के बारे में बात करेंगे, बीजू जनता दल बनने की क्या स्थिति थी उस पर बात करेंगे। पहले बीजू जनता दल बनाम कांग्रेस होता था, तब भाजपा बीजेडी की गठजोड़ में पार्टनर थी, अब बीजेडी वर्सेस बीजेपी है, उस पर बात करेंगे। नवीन पटनायक जिनकी लगातार सरकार चल रही है और मौजूदा वक्त में लॉन्गेस्ट सर्विंग हैं, जो अभी भी हैं सीएम ऐसे कंटेक्स्ट में, तो उनकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे, उनके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, उनकी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, जो उनकी सरकार पर उन पर इल्ज़ाम लगते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ हैं रूबेन बनर्जी, कई अखबारों और मैगजीन के एडिटर रहे हैं और उन्होंने नवीन पटनायक की पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी है। रूबेन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछली बार हम लोग किताब वाला में नवीन पटनायक जी की किताब पर ही मिले थे और अब आप नेता नगरी में हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। दूसरे मेहमान हैं ओमकॉम न्यूज़ के एडिटर जजाति करण, भुवनेश्वर से ऑपरेट करते हैं, पहले कई टीवी नेटवर्क्स के लिए ब्यूरो चीफ रह चुके हैं और रामनाथ गोयनका समेत कई प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुके हैं। जजाति करण साहब, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। रूबेन साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। हम
बीजू पटनायक, उनकी पॉलिटिक्स और उनकी लेगेसी के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। रूबेन बनर्जी सर। बीजू पटनायक एक जाइगेंटिक फिगर रहा है उड़ीसा में। एक उसका देहांत शायद 96-97 में हुआ। 97 में हुआ। इतना साल बीत गया, बट अभी भी उसका ऑरा जारी है। बीजू पटनायक का जो ऑरा है वो उड़ीसा के लिए एक फोकलोर है। लाइक जो भी उड़ीसा में रहते हैं सबको मालूम है, लाइक उसका जो एक्सप्लॉइट्स था, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसके पहले इंडियन एयरफोर्स का पायलट थे, डेयरिंग एयर सॉर्टिस किया है, इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर को रेस्क्यू किया प्लेन में जाके जब उधर में कू हुआ, कश्मीर में एयर ड्रॉपिंग्स किए हैं, प्लेन चला के लेके गए अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो उसका एक डेयरिंग एडवेंचर था। और वो आदमी भी 6.5 फीट 4 इंच का हाइट का था। तो उसका एक पर्सनालिटी अलग का लेवल में था। उसके बाद वो वेरी सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट थे उड़ीसा का। उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, 1960 में चीफ मिनिस्टर बन गए एट ए रिलेटिवली यंग एज। तो ही सरपास्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस, ही रेज्ड द बार फॉर हिमसेल्फ। इतना हाई स्टैंडर्ड सेट किए अपने के लिए। उसका पर्सनालिटी का कोई पैरेलल उड़ीसा में नहीं रहा इतने साल से। तो वो अभी फोकलोर है, ही इज बिकम अ ट्रू लीजेंड। तो उसका सक्सेसर नवीन पटनायक, उसका यंगेस्ट बेटा, तो Naveen Patnaik is the repository of that goodwill that Biju Patnaik left as a politician, as an unparalleled politician, I would say. जजातिकरण साहब, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, खासतौर पर बीजू पटनायक की पॉलिटिकल मैनूवरिंग के बारे में। उन्होंने जो अपनी पार्टियां बनाई या फिर जनता दल में रहे, उस समय के क्रियाकलापों के बारे में। जी, बीजू पटनायक के बारे में अभी रूबेन सर ने आपको बताया, वो एक लेजेंडरी फिगर थे एंड किस तरह वो अपने जो कद थे, जो पॉलिटिकल बार है, वो कितना ऊंचा रखा था। लेकिन मैं आपको सौरभ एक डेमोक्रेसी की जो चमत्कार है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि बीजू पटनायक के नाम से ये पॉलिटिकल पार्टी बीजू जनता दल रखा गया। और बीजू पटनायक इतने एक लेजेंडरी फिगर होने के बावजूद भी वो इलेक्शंस हारे हैं। लेकिन उनके नाम पे जो पार्टी है और उनके बेटे जब इस लेगेसी को लिया, वो अभी तक इलेक्शंस नहीं हारे। और उनकी जो जीत की प्रक्रिया है वो नवीन पटनायक से कई ज्यादा है जी। जो पहले जो टर्म है बीजू जनता बनने के बाद, नवीन पटनायक हालांकि बीजू पटनायक के लेगेसी को लेकर ही जीते, लेकिन अभी जो जीत रहे हैं वो अपना खुद का एक लेगेसी बना चुके हैं, खुद का एक ओहदा बना चुके हैं। और वो डेमोक्रेसी का जो पॉपुलैरिटी का जो मापदंड है उससे वो कहीं आगे निकल चुके हैं। और हालांकि लेजेंडरी फिगर बीजू जनता दल भले ही रहे हो, लेकिन पॉपुलैरिटी के दृष्टि से अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो उसके दृष्टि से नवीन पटनायक ज्यादा सफल रहे हैं बीजू पटनायक के मुकाबले। अच्छा सौरभ, इफ आई कैन कम इन हियर जी प्लीज। लाइक जजाति ने जो बोला, जो बीजू पटनायक इलेक्शन हारे जी, आप बीजू पटनायक का जो फेनोमेनन था, आई विल कॉल बीजू बाबू अ फेनोमेनन जी। ओके, उसका हिज पॉलिटिकल कैरियर वाज 50 इयर्स, 50 साल। उसमें ओनली 10 इयर्स ही वाज इन पावर जी, और रेस्ट 40 इयर्स वो ऑपोजिशन में थे, किधर में भी नहीं थे। 1971 में ही कॉन्टेस्टेड 4 इलेक्शंस और 5 इलेक्शंस, लोकसभा एंड असेंबली, आई थिंक साइमल्टेनियसली। ही लॉस्ट ऑल 4 जी, ओके, बट दैट डिड नॉट डिमिनिश हिज स्टैचर। ओके, लाइक बीजू पटनायक का जो स्टैचर था वो कम घटा नहीं, बढ़ते रहे। आई एग्री विथ जजाति दैट नवीन हैज बीन इलेक्टोरली मोर सक्सेसफुल देन बीजू पटनायक। But as I said in my book as well on Naveen Patnaik, like whether Naveen has kind of surpassed Biju Babu, his father, in terms of stature, ये तो only history will tell us, the future will tell us. अभी वो हम बोल नहीं सकते, but yes, electorally Naveen has done better than Biju Babu.
ये एक HD देवेगौड़ा का बयान है मेरे सामने, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं 1996 में PM बन पाया, तो इसमें बीजू पटनायक का बड़ा रोल था। क्या रोल था सर? वो पर्टिकुलर इलेक्शन में बीजू पटनायक ने बहुत उसका ऐसा पार्लियामेंट में बहुत खराब रिजल्ट हुआ जनता दल का। लाइक देवेगौड़ा बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री विथ 17 MPs, 17। उड़ीसा से 21 MPs इलेक्टेड होते हैं। नॉर्मली बीजू पटनायक शुड हैव एक्सपेक्टेड टू विन 18, 19, 20 MPs। उसी इलेक्शन में 4 सीट मिले उसको खाली। वो 4 सीट में 2 उनका ही सीट था, बिकॉज ही हैड कॉन्टेस्टेड आई थिंक फ्रॉम कटक एंड बहरमपुर। तो खाली उसके पास खाली 2 MP था। तो बीजू पटनायक का सबसे बड़ा रोल यही है, बिकॉज given his stature in 1996 it should have been him who would have become the prime minister, but उसके पास सीट नहीं था। तो उसीलिए I think he had to sacrifice, and I think that was his biggest contribution. देवेगौड़ा का like his biggest contribution was that he did not win enough number of parliamentary seats which allowed Devegowda to eventually become the prime minister with only 17 MPs. ओके, करण सर कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल। रुबेंदा ने जैसे कहा कि सेंटर में, ना केवल उड़ीसा में, पूरे सेंटर में भी बीजू पटनायक का एक अलग ही ओहदा था। वो कोई भी सरकार हो, उनके साथ जो उनका जो कद था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसके लिए वो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन सभी उनको मानते थे। और वही कारण है, ना केवल देवेगौड़ा जी, इवन दूसरे पार्टी के लोग भी तो बीजू पटनायक को एक अलग स्तर पे देखते थे, और इसी कारणवश उनको लेजेंडरी कहा जाता है। क्या परिस्थितियां थी जिसमें बीजू जनता दल बना? क्योंकि जय पांडा, दिलीप, बहुत सारे लोग नेता हैं जो उस समय एक्टिव थे और अब नहीं है नवीन पटनायक के साथ। बीजू जनता दल के बनने की क्या वजह थी रुबेन सर? उसी टाइम में नवीन पटनायक तो MP बना, पॉलिटिक्स में आए वो, ओनली देन उसी टाइम में जनता दल वाज काइंड ऑफ गोइंग डाउन वेरी रैपिडली। देवेगौड़ा टिक नहीं पाए, इंदर गुजराल वो भी चले गए 10 महीना के 8 महीने के बाद। तो जनता दल वाज रैपिडली डिक्लाइनिंग। एंड उसी टाइम में एक वाजपेयी का ग्राफ चल रहा था। बीजेपी वाज गेटिंग वेरी वेरी पॉपुलर, एंड पर्टिकुलरली वाजपेयी, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आडवाणी। उसका रथ यात्रा हो गया था 5-6 साल पहले। तो उसके बाद से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा था, और 96-97 में सबको पता था 1-2 साल में वो आ जाएगा पार्टी। वाजपेयी वाज बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर। तो जनता दल का कोई ज्यादा फ्यूचर नहीं दिख रहा था उसी टाइम में। तो ये लोग सोच रहे थे अभी हम किधर जाएंगे, बिकॉज ऑल द लीडर्स हु वर देयर, विजय महापात्रा, दिलीप राय, जो अशोक दास, नलिनी मोहंती, जो लोग बड़े बड़े लीडर थे उड़ीसा का जनता दल का, वो लोग, श्रीकांत जेना, वो लोग सोच रहे थे हम क्या करें, किधर जाए। उसका पॉलिटिकल फ्यूचर अपना सिक्योर करना था। तो एक 50-50 ओपिनियन था जनता दल उड़ीसा में। लाइक कोई बोल रहा था हम लोग लेट्स गो टू बीजेपी अभी बढ़ रहा है तो हम बीजेपी चले जाए, एंड बीजेपी वांटेड दैट। एंड इफ दैट हैड हैपेंड, मैं मेरा किताब नवीन पटनायक में लिखा हूँ, वो स्प्लिट हो गया होता उसी टाइम में और जनता दल had joined BJP, then नवीन पटनायक possibly would have ended up as उड़ीसा प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। बट वो नहीं हुआ। तो एक सेक्शन ने बोला जो उड़ीसा में सभी टाइम पे रीजनल पार्टी का कोई एक स्पेस रहता है। बीजू पटनायक भी रीजनल पार्टी किए थे, उसके पहले और भी रीजनल पार्टीज था, तो शायद रीजनल पार्टी के लिए कोई जगह है। तो बीजू जनता दल, दे थॉट अबाउट बीजू जनता दल। तो बीजू पटनायक का नाम पे उसका एक सिंपैथी वेव चल रहा था, उसका लीगेसी को टैप करने के लिए पार्टी का नाम हुआ बीजू जनता दल। बट बीजू जनता दल के पास जब पार्टी फॉर्म हो रहा था पैसा नहीं था, और बीजेपी नेशनली बढ़ रहे थे, बट उड़ीसा में उसका कोई इम्पैक्ट ज्यादा कुछ नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो बीजेपी भी सोचा था ठीक है एक रीजनल पार्टी आ गया तो हमारे साथ अलायंस करेंगे, वी विल गेट एन एंट्री इनटू द स्टेट, जो हुआ है बाद में। बीजेपी अभी उड़ीसा में है बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैड एंटर्ड उड़ीसा बीजू जनता दल का हाथ पकड़ के। तो
फंडिंग, बीजू जनता दल का इनिशियल जो फंडिंग हुआ पार्टी जब हुआ, बीजेपी ने प्रोवाइड किया, बीजेपी पैसा दिया बीजेडी को फॉर्म होने के टाइम पे। और बीजेडी का जो पहला मीटिंग हुआ, आई थिंक इट वाज December 26, 1997, राइट? जोजाति, करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन। वो पार्टी, that was when the party was formed. Yeah. पार्टी का फॉर्मेशन का जो फर्स्ट मीटिंग भुवनेश्वर में हुआ, वो मीटिंग में बीजेपी का शत्रुघ्न सिन्हा, आई थिंक शाहिब सिंह वर्मा, और मेरे को अभी याद नहीं आ रहा प्रमोद महाजन शायद था नहीं था, बट शत्रुघ्न सिन्हा तो था ही, और शाहिब सिंह वर्मा थे। और पार्टी का फाइनेंस बीजेपी कर रहे थे, बिकॉज बीजेपी का प्लान था जो ठीक है बीजेडी नवीन पटनायक इसका हाथ पकड़ के हम लोग पार्टी स्टेट में घुस जाएंगे, और घुसा है। नाउ 22 years later, 25 years later, that is exactly what has happened. It gave an opening to the भारतीय जनता पार्टी। So ये बैकग्राउंड है पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, बिकॉज जनता दल घट रहे थे, उसका ज्यादा कुछ फ्यूचर उसी टाइम में दिख नहीं रहा था, तो एक रीजनल पार्टी फॉर्म किया, एंड उसके साथ बीजेपी के साथ अलायंस हुआ, और दैट इज हाउ बीजेडी स्टार्टेड। जजातिकरण साहब, क्या थे शुरुआती दौर में बीजू जनता दल के रंग ढंग? क्योंकि ये तो अस्का से बाई इलेक्शन जीत कर आए थे नवीन पटनायक, और उस समय तो कई बड़े नेता होते थे, महापात्रा साहब थे, दिलीप रे थे। सौरभ, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां रूबेन दा ने खत्म किया, या जो फॉर्मेशन की बात हो रही थी बीजू जनता दल की। देखिए, जब बीजू जनता दल बना तब दो फैक्टर्स थे जिसपे राइड करना चाहती थी बीजू जनता दल और बीजेपी। एक था कि जैसे गोविंदा ने कहा कि वाजपेयी जी का जो पॉपुलैरिटी है वो देश भर में काफी बढ़ रहा था, और उसी समय दिसंबर में जब इनकी ये 1997 में बीजू पटनायक की मौत हुई, तो बीजू पटनायक का जो लेगेसी है उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तो जो जनता दल में थे उस समय के वरिष्ठ नेता, वो चाहते थे कि हम एक रीजनल पार्टी बनाएं और बीजू पटनायक का जो लेगेसी है उसके एनकैश करें, क्योंकि उस समय सिंपैथी काफी था, क्योंकि ही वाज अ लेजेंडरी फिगर एंड ही हैड जस्ट पास्ड अवे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो जनता दल के तब के वरिष्ठ नेता थे, विजय महापात्र हुए, दिलीप राय हुए, श्रीकांत जना तो बाद में वो नहीं आए, लेकिन जो नलिनी महांती हुए, दिलीप राय हुए, ये सब चाहते थे कि बीजू पटनायक का जो लेगेसी है उसको एनकैश करने के लिए उनके ही परिवार से किसी को लाया जाए। बहुत सारा मंथन हुआ और फाइनली रिलेक्टेंटली नवीन पटनायक राजी हुए। ये जो नेता थे, वरिष्ठ नेता थे जनता दल के, जो बीजू जनता दल को पहले बनाए, उनका मूल उद्देश्य यह था कि किसी तरह नवीन पटनायक को राजी कर दें, बीजू जनता दल को एस्टेब्लिश कर दें बीजू पटनायक के लेगेसी के तौर पे, और बाद में नवीन पटनायक को मैन्यूवर करके उनको साइडलाइन करके हम पार्टी संभाल लेंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। बीजू जनता दल फॉर्मेशन होने के बाद धीरे धीरे नवीन पटनायक अपना जो स्ट्रेंथ है वो कंसोलिडेट करने लगे। वाजपेयी जी का कद और पॉपुलैरिटी दिन ब दिन देश भर में बढ़ता गया, कोalition गवर्नमेंट हुआ, और उसमें बीजेपी को क्लियर पता चला कि जो बीजू पटनायक का जो लेगेसी है वो क्लियरली नवीन पटनायक जी के साथ में है, तो वो पूरी तरह नवीन पटनायक को समर्थन करने लगे, और नवीन पटनायक पार्टी में अपना पोजीशन बाय हुक और क्रूक किसी तरह, इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन फर्स्ट टर्म बहुत सारे रेबल्स हुए, बहुत सारा डिसिडेंट्स थे, लेकिन वो अपने आप को संभाले और दिन ब दिन उसको कंसोलिडेट करते गए। फर्स्ट टर्म तो काफी पॉलिटिकली टर्मोइल था, क्योंकि काफी सारे लोगों को जो वरिष्ठ नेता थे पार्टी के, बीजू जनता दल के और राष्ट्रवादी जनता दल के, उनको एक एक करके नवीन पटनायक निकालते गए, और बाद में देखा गया कि पार्टी में अगर वोट किसी के नाम पे आ रहा है तो फर्स्ट टर्म में तो बीजू पटनायक के नाम से आ रहा था, और उनका सही मायने में जो लेगेसी है वो नवीन पटनायक के पास है। तो क्योंकि उस समय कोalition गवर्नमेंट चल रहा था बीजेपी के साथ मिलके, तो बीजेपी किसी तरह नहीं चाहती थी कि नवीन पटनायक को किसी तरह पार्टी से हटाया जाए, और इसी तरह वो बीजेपी कोalition गवर्नमेंट was a massive success for 3 terms at least until it broke down in 2009. ये हम लोग जब इस पूरे पहले फेज व नवीन पटनायक
के फर्स्ट वर्जन की बात करते हैं तो एक ब्यूरोक्रेट का बहुत नाम आता है, प्यारी मोहन महापात्रा नाम था जी। उनके बारे में बताइए, क्योंकि सब कहते हैं कि ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड नवीन पटनायक पॉलिटिक्स, और जिसमें एक उनका जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल मूव था, पहले तो अपने पार्टी के भीतर जो पिता के ज़माने के स्टालवर्ट्स हैं उनको किनारे लगाना और फिर बीजेपी को भी किनारे लगा देना। जी, प्यारीमोहन महापात्रा जो थे वो आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे जब नवीन पटनायक के साथ जुड़े। वो बीजू पटनायक के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। तो जब नवीन पटनायक, क्योंकि वो तो पॉलिटिक्स पहले करते नहीं थे, जब बीजेडी बना तभी उनको लाया गया, तो ही वॉज अ रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन। तो वो शायद पार्टी का एफआईआर संभाल नहीं पाएंगे। तो नवीन पटनायक के जो फैमिली मेंबर्स हैं, मोस्ट लाइकली गीता पटनायक जी, उन्होंने, उनके सिस्टर जो एल्डर सिस्टर है, उन्होंने सजेस्ट किया कि प्यारीमोहन महापात्रा को उनके साथ रखा जाए, तो उनको पॉलिटिकली गाइड करेंगे, बिकॉज ही नोज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट वेरी वेल, द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और वो उनको पॉलिटिक्स के चाणक्य माना जा रहा था उस समय। तो उन्होंने, क्योंकि उस समय जो वरिष्ठ नेता थे, विजय महापात्र हुए, नानी महांती हुए, दिलीप राय हुए, रामकृष्ण पटनायक, उनको मैनेज करना नवीन पटनायक के वश में नहीं था, क्योंकि बहुत ही नए थे वो पॉलिटिक्स में। तो उस समय प्यारीमोहन महापात्रा जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ही वाज डेफिनेटली एन एसेट फॉर नवीन पटनायक। और उनके वजह से ही जो उनके विरुद्ध बार बार साजिश किया जा रहा था, उनको वो अच्छी तरह से उनको साइडलाइन कर पाए। उन नेताओं को धीरे धीरे करके पार्टी से निकाल दिए और बीजू जनता दल पूरी तरह नवीन पटनायक के कंट्रोल में आ गया। पॉलिटिकली जितने भी एडवाइस थे वो प्यारीमोहन महापात्रा नवीन पटनायक जी को दे रहे थे। और तभी ये सब सिलसिला 3 टर्म अच्छा चला। लेकिन जब 2012 में जब देखा गया कि नवीन पटनायक और प्यारीमोहन महापात्रा में थोड़ा मतभेद देखा गया, नवीन पटनायक सोचने लगे कि प्यारीमोहन महापात्रा अपनी पार्टी के ऊपर उनका दबदबा ज्यादा है, शायद वो कुछ कूक कर दे या उनके साथ ज्यादा एमएलए जुड़ के कुछ पार्टी में रिवोल्ट आ जाए। तो उस तरह का उनको खतरा महसूस हुआ। और जब वो नवीन पटनायक लंदन गए थे, हालांकि वो जाते नहीं है विदेश, कभी पहली बार विदेश गए थे, तभी यहाँ पॉलिटिकल कू माना जा रहा है शुरू हुआ, जिसमें प्यारीमोहन महापात्रा लीड ले रहे थे। और तभी वो विदेश से तुरंत वापस आए और प्यारीमोहन महापात्रा को पार्टी से निकाला। और तभी बहुत लोग सोच रहे थे, क्योंकि प्यारीमोहन महापात्रा पार्टी को तब तक पॉलिटिकली चला रहे थे, वो अगर निकल जाएंगे तो शायद बीजू जनता दल बिखर जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उस समय जो इलेक्शन हुआ 2014, उसका नेक्स्ट इलेक्शन, उसमें देखा गया कि नवीन पटनायक हैज बिकम मोर पॉपुलर और एंड ही हैज गैदर्ड मोर स्ट्रेंथ। तो उससे पता चला कि जो ट्रू लेगेसी है, जो वोट बैंक है, वो किसी प्यारीमोहन महापात्रा के मैन्यूवरिंग से नहीं हो रहा था, वो जेन्युइनली नवीन पटनायक के वोट्स थे। और उसी के वोट के चलते अभी प्यारीमोहन महापात्रा के बाद अभी दूसरे ब्यूरोक्रेट्स उन्हें गाइड कर रहे हैं, एंड ही इज बिकमिंग इक्वली and rather more powerful and more popular these days now. Rubenda, was it the first serious challenge to the authority of Naveen Patnaik? प्यारीमोहन महापात्रा, क्या थी स्थितियां उस समय? उसमें जाने के पहले एक मे बी आई स्लाइटली डिफर विद जॉर्जाती। जॉर्जाती बोल रहा था जो नवीन पटनायक वाज अ रिलक्टेंट एंट्रेंट टू पॉलिटिक्स। इतना रिलक्टेंस नहीं था। ये सच बात है जो जनता दल का उसी टाइम में जो नेता लोग थे, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस था पटनायक फैमिली से पार्टी में पॉलिटिक्स में ले आने के लिए। गीता पटनायक फर्स्ट चॉइस था, उसके बाद उसका बड़ा भाई प्रेम पटनायक जी। और नवीन पटनायक वाज नॉट देयर चॉइस, बिकॉज नवीन पटनायक बातचीत कम करते थे। दे थॉट दैट ही इज नॉट कट आउट फॉर पब्लिक लाइफ, ही इज वेरी शाई इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर। तो ये लोग का कॉन्फिडेंस नहीं था। तो बट एनीवे, तो नवीन पटनायक फाइनली, गीता पटनायक said no, प्रेम पटनायक was not interested. Naveen Patnaik stepped up and said, okay, I'll go. And then he came and contested Aska parliamentary elections, by-elections. So that's a different story. See, ये जो नवीन पटनायक का स्टाइल है, like everybody thinks like अभी भी और कोई गवर्नमेंट चला रहा है, नवीन पटनायक is more of a kind of a mascot or a puppet. तो ऐसा एक इंप्रेशन जब प्यारीमोहन महापात्रा थे चल रहा था 8-9 साल 10 साल ऐसा ही चला। लाइक द सुपर चीफ मिनिस्टर इज प्यारी महापात्रा, ये तो खाली नवीन पटनायक इज अ पपेट। ये बहुत लोगों का
perception वही था that Navin Patnaik actually doesn't matter. The real actual power behind the throne is Pyari Mohapatra. But what time has taught us is Navin Patnaik was just playing an elaborate game. Like he allowed Pyari Mohapatra to gain in prominence and importance. जो अच्छा काम हो रहा था उसका फायदा तो नवीन बीइंग द चीफ मिनिस्टर उसको मिल रहा था. जो गलत हो रहा था लाइक जो सब पॉलिटिकल मैनूवरिंग वो उसी टाइम में हो रहा था, वो पार्टी सीनियर पार्टी लीडर्स को एक्सपेल करना, ये करना, वो करना, वो जो काम हो रहा था उसका बदनाम जा रहा था नवीन को नहीं, प्यारी महापात्र को जा रहा था. एवरीबॉडी वुड ब्लेम प्यारी महापात्र. सो दैट वाज Navin Patnaik's political masterstroke. He would take the credit for good things that were happening, but all the blame would accrue to Pyari Mohapatra. And over a period of time, it finally he has shown that the true Chanakya was Navin Patnaik, not Pyari Babu. Pyari Babu, obviously, before he died, I met Pyari Babu. And Pyari Babu से साथ मेरा थोड़ा एक हिस्ट्री भी था, which was not very warm and affectionate. जब बीजू पटनायक का प्राइवेट सेक्रेटरी था मैं इंडिया टुडे का रिपोर्टर था उड़ीसा में, मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन केस भी किए थे उन्होंने. बट एनीवे वी बरीड दैट डिफरेंसेस हैचेट एंड वी मेट. एंड वो बोल रहा था लाइक देयर वाज नो पॉलिटिकल कू दैट वाज हैपनिंग व्हेन नवीन हैड गॉन अब्रॉड बिकॉज ही डिड नॉट हैव द नंबर्स. पॉलिटिकल कू करने के लिए जो नंबर चाहिए था वो नंबर उसके पास नहीं था. ही हैड नॉट सॉट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर आल्सो. So there was no appointment sought. But he told me that he was very, very annoyed and also angry possibly because Navin had started ignoring him. So he was hurt. But was he in a position to overthrow Navin? Not really. And he said that no, I was not in a position, though I was angry and upset. So anyway, नवीन बाई देन हैड नवीन का एक यूज एंड थ्रो चलता रहता है पॉलिसी एंड ही हैज डन इट विद ग्रेट सक्सेस. आज किसी को यूज किया, पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियंस कीप डूइंग इट, इसमें बुराई कुछ नहीं है. एवरी पॉलिटिशियन विल डू इट. दे विल यूज डिप्लॉय समवन, जब तक काम में आएगा उसके बाद डिस्कार्ड कर देंगे. वही राजनीति का ये है. सो बाय देन नवीन हैड बीन द चीफ मिनिस्टर फॉर 10-11 years. ही हैड फाउंड हिज फीट. उसको सब कुछ जो जानना था जान लिया, कंट्रोल हो गया. एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही कुड डिस्कार्ड प्यारी महापात्र. उसको नहीं चाहिए था, सो ही रिमूव्ड हिम. इन एनी केस प्यारी बाबू वाज एंग्री एंड अपसेट, सो इट वाज इनकन्वीनियंट फॉर नवीन एंड ही वाज थ्रेटनिंग टू बिकम अनदर राइवल पावर सेंटर विद इन द बीजेपी. सो नवीन ने उसको हटा दिया, बेईमान बोल के पार्टी से हटा दिया. एंड दैट वाज द एंड ऑफ Pyari Mohapatra. That's it. Pyari Mohapatra could never politically revive. And then soon after 3-4 years later he died, and possibly he died of heartbreak. So ठीक है, ये एक ब्यूरोक्रेट की बात आ गई. मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आज की तारीख में जो ब्यूरोक्रेट नंबर 1 है उनकी बात कर लेता हूँ. वीके पांडियन. कहा जा रहा है कि आज की तारीख में वही सीएमओ चला रहे हैं, वही राज्य चला रहे हैं, सारी मीटिंग्स में वही होते हैं, और जो कद कभी प्यारी मोहन महापात्रा का था वो अब वीके पांडियन का है. जजाति साहब, जो रुबेन जा ने कहा उसी से मैं सहमत रखना चाहूंगा कि जो प्यारी मोहन महापात्रा के समय बोल रहे थे लोग, वो अभी ठीक वही बात अभी वीके पांडियन के बारे में भी लोग बोल रहे हैं कि वही अभी राज्य चला रहे हैं. लेकिन ये मानना गलत होगा, क्योंकि नोइंग नवीन पटनायक वो जानते हैं किसको कहां तक व्यवहार करना है और उससे क्या काम निकालवाना है. तो ये जो वीके पांडियन जी जो आप ब्यूरोक्रेट के नाम ले रहे हो, जो कर रहे हैं, वो सब काम उनके सहमत से हो रहा है. ऐसा नहीं है कि उनको बिना बताए, बिना कुछ किए, उनका परमिशन बिना नहीं कुछ कर रहे हैं. हाँ, जो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, नवीन पटनायक में नॉट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द डिटेल्स. He might be going into the details and doing it, but the bigger policy, the bigger picture, that Navin Patnaik knows very clearly. तो ये बात बोलना गलत होगा कि अभी वीके पांडियन ही मुख्यमंत्री हैं और नवीन पटनायक सिर्फ नाम के वास्ते हैं. ये बहुत गलत बात है. ये सिर्फ जो लोग नहीं जानते हैं अंदर की बात, वो इस तरह का अफवाह फैलाते हैं. ये प्यारी मोहन महापात्रा के समय भी बोल रहे थे, अभी इनके बारे में भी बोल रहे हैं. ऐसा कोई बड़ा डिसीजन नहीं है जो वीके पांडियन उनको बिना बताए
बोलते हैं, क्योंकि यही वजह है कि ही इज लाइक हिज शैडो नाउ। उनके घर में ही सारा कुछ काम करते हैं। नवीन पटनायक नवीन निवास में ही अभी कोविड जब से पैंडेमिक चल रहा है 3 साल से होने को आया, तो ये नवीन निवास में ही सारा कुछ काम करते हैं वीके पांडियन जी। और नवीन निवास से काम करने का क्या मतलब है? मतलब ही हैज टू कीप हिम इन द लूप। वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो उनको पूछ के ही लेते हैं। जो छोटा मोटा डिसीजन है वो शायद ले लेकिन जो बड़ा डिसीजन है, जो भी पॉलिसी मैटर्स है, वो लेते हैं। तो नवीन पटनायक का पकड़ पूरी तरह पार्टी में है और ये सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जो वोट है वो नवीन पटनायक के नाम पे है, वो किसी ब्यूरोक्रेट के नाम पे नहीं है। तो जब तक नवीन पटनायक जी है, पार्टी सक्सेसफुल है। तो कल अगर समझ लीजिए नवीन पटनायक किसी और ब्यूरोक्रेट को चुनेंगे तो ही विल इक्वली परफॉर्म द सेम थिंग व्हाट मिस्टर पांडियन इज डूइंग। तो ये जो मिस्टर पांडियन जो है वो ही जस्ट कैरिंग आउट व्हाट नवीन पटनायक विशेस। द डे ही डिसाइड्स ही डजंट वांट him or he wants somebody else, he will function equally well and equally function in the same way like he does now. तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नाम आते हैं, उसे बाहर का दिखने की चीज है। नवीन पटनायक वेरी मच इन कंट्रोल नाउ। उनका जो स्वास्थ्य अवस्था है वो थोड़ी बहुत क्वेश्चनेबल था 2-3 साल पहले, लेकिन वो भी अभी धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगा है एंड ही कुड बी सीन इन पब्लिक प्लेसेस। हालांकि वो पहले जैसे इतने फिट नहीं है, लेकिन पार्टी का जो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से समझने के लिए जो डिसीजन लेने की जो ये प्रक्रिया है, उसमें ही इज वेरी मच देयर एंड एवरीबॉडी इन द पार्टी नोज दैट ही इज द वन पर्सन हु कैन ब्रिंग अस वोट। और उनके नवीन के बगैर पार्टी का अस्तित्व नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि अभी मुख्यमंत्री कोई और है, नवीन पटनायक नहीं है। वो सिर्फ नवीन पटनायक किसी के थ्रू सरकार चलाना है, अभी उनको वो वीके पांडियन के थ्रू सरकार चला रहे हैं। आपने सेहत का जिक्र किया, ये बिल्कुल हमेशा से मतलब पिछले 5-6 साल से तो खास तौर पे लगातार सबसे ज्यादा ह्यूमन बिल इसी चीज को लेकर लगती है कि नवीन पटनायक की सेहत कैसी है। जजातिकरण साहब जी, जो सेहत के बारे में बात करें, क्योंकि खास करके जो 2019 इलेक्शंस थे उससे पहले कुछ ऑपोजिशन पार्टी, कुछ उनके जो राइवल है, जानबूझ के ये अफवाह फैलाएं कि उनके सेहत बहुत ही खराब हो चुका है, वो अभी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, कैंपेनिंग नहीं जा पाएंगे। इसी की वजह से आपको याद होगा एक वीडियो सामने आया जहां नवीन पटनायक जिम में कसरत कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। तो ये जानबूझ के ये वीडियो वीके पांडियन जी मीडिया में छोड़े, क्योंकि उनको मैसेज देना चाह रहे थे कि he is the chief minister, here is the chief minister who is very much fit and all the things that you are hearing are all rumors. ऐसा बात नहीं है कि उनकी तबीयत खराब नहीं थी, वो डेफिनेटली खराब थी। he is now 76 years old, एलिमेंट तो है, वो पहले जैसे तंदुरुस्त नहीं है, लेकिन पार्टी नहीं चला पाएंगे और पूरी तरह उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है, ये गलत बात होगा। लेकिन ही इज नॉट जो 2-3 साल पहले जितना तबीयत उनकी खराब थी, अभी अपेरेंटली दिख रहा है कि वो बेटर है, क्योंकि जब वो अभी पब्लिक फंक्शंस में जब जाते हैं वो पहले से काफी बेटर दिख रहे हैं। जी रुबेन सर, आपके तो मतलब जो किताब पढ़ के समझ में आया कि काफ़ी आपकी एक्सेस थी आयल से नवीन निवास में, क्योंकि वो एक प्रसंग आता है बुक में जिसमें चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, सिर्फ आप 2 लोग हैं वहाँ पे जब रिजल्ट आ रहे हैं। पर्सनली वो अपनी मतलब अपने प्राइवेट सर्कल को बहुत गार्डेड रखते हैं नवीन पटनायक। गार्डेड इन द सेंस ही डजंट लाइक टू टॉक अबाउट हिज पास्ट। लाइक उसका पास्ट तो सोशल लाइफ, ही वाज अ socialite, party, like if you read Tavleen Singh's book Darbar, every second chapter there is a reference that how Tavleen and Naveen would be partying in Delhi every other night. So but then he doesn't really wish to talk about all that. Past is past. But एक weak moment में मेरे को उन्होंने ही बोला था that he had acted in an Ivory Merchant film, Deceiver, and he himself had shown me a photograph also. And then he has written 3 coffee table books and एक किताब मेरे को दिया भी थे साइन करके. But normally he stays away from his past life, social life. He doesn't want to talk because now his avatar is of that of a politician, of a public figure. So that he is a socialite and all. He doesn't really like to talk about that very much. पर ये
कैसे, मतलब ये जो दो चीज़ें बड़ी कॉन्ट्रास्ट में दिख रही हैं कि एक आदमी है जो अपने आप को लेके इतना गार्डेड है, उसके स्टेट की जो मातृभाषा है, मदर टंग, उसमें भी बहुत फ्लुएंट नहीं है, और 22 साल से लगातार सीएम है। वही उड़ीसा का कॉन्ट्रडिक्शन है। लाइक नवीन पटनायक बोलता रहता है लाइक बीजेडी उड़ीसा का कल्चर, लैंग्वेज, उड़ीसा का इंटरेस्ट लेके लड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग उड़ीसा भाषा को लेके लड़ रहे हैं। बट वो तो भाषा बोल नहीं सकते, पहले तो बोल ही नहीं सकते थे, अभी थोड़ा बहुत मेरे जैसा उड़िया बोल लेते हैं कभी, शायद मैं पॉसिबली परहैप्स माय उड़िया इज स्टिल बेटर देन नवीन पटनायक से उड़िया। कॉन्ट्रडिक्शन यही है। लाइक उड़ीसा में एक लॉ है, like without Orissa, if you cannot read or write Odia, you cannot contest पंचायत इलेक्शन। ठीक है, ये एक लॉ है। तो आप सो नवीन पटनायक if he had contested election, he would not have been able to contest पंचायत इलेक्शन and become a सरपंच। बट ये कानून स्टेट लेजिस्लेचर में एप्लीकेबल नहीं है, सो ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, अभी भी है। कॉन्ट्रडिक्शन है, बट देन इट्स ऑल्सो added to his mystique, like ये एक पॉलिटिशियन है जो दूसरा पॉलिटिशियन के जैसा नहीं है, डिस्क्रेडिटेड नहीं है, ये तो हमारा भाषा भी बोल नहीं सकते, बाहर में रहे 50 साल, तो उसका एक नोवेल्टी फैक्टर था जो नवीन को हेल्प किया। एंड नवीन besides being a successful politician, he has tremendously succeeded in in protecting the public perception about him। लोगों का जो इमेज होते हैं, उसका जो इमेज होता है, he has done it marvelously well। So he definitely is a very silent, quiet operator। ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, वो तो बहुत कम बात करते हैं, but he is so very effective in his PR, public relation। Like एक है ये जो one, तो I don't agree that he was a reluctant politician। He was definitely interested in politics till the time Biju Babu was around। He never had that opportunity। Biju Babu का देहांत होने के बाद उसका opportunity मिला, he is made a success out of it। He is a tremendously successful politician। Yes, he is a very quiet type of a politician। He is a gentleman politician। Like he comes across as someone very decent, civil, ये भी मानता हूँ। बट ये और एक चलता है दैट ये बहुत सिंपल आदमी है। ये उसका इमेज को बहुत ऐड किया है, कॉम्प्लीमेंट किया, लाइक सच अ सिंपल, सादा सीधा आदमी। ये मेरे को ठीक नहीं लगता। सिंपल कैसे सिंपल हुआ? हाँ, बातचीत कम करता है, बट सिंपल ना। भुवनेश्वर में सबसे बड़ा घर में वो रहता है। बीजू बाबू का बनाया हुआ घर है, बट इट्स अ पैलेस, मैंशन, बड़ा घर, मार्बल फ्लोरिंग, अंदर में स्टैचूज है। नवीन पटनायक दिन भर एसी में रहते हैं। डानिल सिगरेट पीते हैं। डानिल तो हम आप पी नहीं सकेंगे, ठीक है। फेमस ग्राउंड स्कॉच विस्की पीते हैं। सिंपल कैसे हुआ? हाँ, ही इज लिविंग अ वेरी डिसेंट लाइफ एंड आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट। ही इज entitled to living a good life, right? He is not living an opulent life, but simple भी नहीं है। जब मैं जाके कोई बाहर में कोई गांव में एक हट में रह रहा हूँ, ऐसा भी कोई बात नहीं। He is living a very quite a cushy, comfortable life, but public perception बनाने में नवीन पटनायक is a master। Nobody can compete, and election after election he has proven that his PR is too good, unmatched। And BJP, despite all its resources, 2014 and 2019, they have still not succeeded in measuring up to Naveen's strategies, including his public relation and perception management। जजाति सर, क्या है सीक्रेट रेसिपी? अगर उनकी बात ना माने तो एटलीस्ट द परसेप्शन तो वही है कि वो बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करते हैं। उनका खाना देख लीजिए, उनका एक गाड़ी था, वो बहुत ही पुराना गाड़ी व्यवहार कर रहे थे। सिर्फ 5-6 साल पहले ही वो अपनी गाड़ी चेंज किए। पहले मारुति एसटी में जा रहे थे सेक्रेटरीट। तो लिविंग दैट अपार्ट, क्योंकि वो जो घर में रहते हैं नवीन निवास, वो तो बहुत बीजू पटनायक जी का द्वारा बनाया गया है, तो ही हैज नो अदर अल्टरनेटिव बट टू स्टे देयर। अगर उसमें भी डिबेट है तो वो एक अलग बात है, लेकिन देयर इज नो डाउट ऑफ द फैक्ट दैट ही जो अपना इमेज है उसको वो अपने सफेद कुर्ते पे कभी दाग नहीं लगने दिया, राइट। वो आप देखते हो वो हर समय सफेद कुर्ते पहनते हैं, दाग नहीं लगने दिया। ये एक परसेप्शन है।
दाग भले ही काफी सारे आए हैं उनके गवर्नमेंट के ऊपर, माइनिंग स्कैम हुआ, चिट फंड स्कैम हुआ, जो भी हुआ, लेकिन उनके ऊपर जो पर्सनल करप्शन का कोई एलिगेशन अभी तक नहीं आया, एंड ही हैज मेंटेन इट वेरी सक्सेसफुली। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल पब्लिक लाइफ में पॉलिटिशियंस के ऊपर पर्सनल करप्शन चार्जेस या दूसरे एलिगेशंस आना बहुत आम बात है। नवीन पटनायक इतने दिन पब्लिक लाइफ में रहने के बाद भी उनके ऊपर पर्सनल एलिगेशंस ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो स्टिक कर सके, और उसको वो एनकैश करने में और उसको प्रेजेंट करने में वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। और इसी कारण पूरा पार्टी जो बिजू जनता दल है उनके छवि पर निर्भर है, और इसी के कारण कुछ भी हो जाए, कोई अगर करप्शन चार्ज है किसी और को निकाल देंगे, किसी से कुछ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वो चार्ज नवीन पटनायक तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वही उनका अल्टीमेट छवि है पार्टी का। जो जिस दिन वो छवि खराब हो गया तो पार्टी समझ लीजिए गई सत्ता से। लेकिन एक सिर्फ परसेप्शन के दम पे कोई 22 साल राज नहीं कर सकता। देयर आर अदर फैक्टर, आप पूछे जो इनके सक्सेस का राज क्या है, देयर आर 2-3 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक तो परसेप्शन, जो उनका छवि क्लीन है, वो तो एक है, लेकिन नॉट द नंबर 1 फैक्टर। नंबर 1 फैक्टर आज की डेट में मैं ये बोलूंगा कि वो है टीना फैक्टर। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। जो ऑपोजिशन है वो अभी तक कोई लीडरशिप ऐसा उड़ीसा के लोगों को दे नहीं पाई है जिन पे वो विश्वास कर सके, और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको एनकरेज करके वो मोमेंटम आ सके कि बिजू जनता दल नवीन पटनायक को पावर से निकाल सके। बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, लेकिन उनकी जो लीडरशिप है उसको पूरा स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, खास करके लीडरशिप के मुद्दे को लेकर। नरेंद्र मोदी नेशनली बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर या लीडर रहे हो, लेकिन उड़ीसा में दे वांट अ रीजनल लीडर, दे वांट अ रीजनल फेस। नवीन पटनायक के मुकाबले ऐसा फेस ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर पा रही है। इसकी वजह से उनको ऑपोजिशन, बहुत वीक ऑपोजिशन है उड़ीसा में, और वही हेल्प कर रही है कि जो नवीन पटनायक की जो सरकार है उसको वो हिला नहीं पा रही है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो काफी सारे पॉलिसीज किए हैं, वेलफेयर स्कीम्स किए हैं, वो वोट ओरिएंटेड है काफी। फॉर एग्जांपल मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उसमें 70 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 6 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आप सोच सकते हैं अगर 70 लाख महिला डायरेक्ट बेनिफिट पा रहे हैं एक सरकार से, और उनको कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है, तो वो क्यों अपना रिस्क करें, क्योंकि उसका अच्छा खासा उनको इनकम मिल रही है और वो अच्छा खासा एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो 70 लाख महिला वोट बैंक अगर किसी को कंसिस्टेंटली चुने तो वो तो पावर से कभी हट ही नहीं सकती, अनलेस कोई वेव आए या कोई अच्छा लीडरशिप दिखा पाए। तो एक क्लीन छवि, एक टीना फैक्टर, नो अल्टरनेटिव ऑपोजिशन, एंड थर्ड वेलफेयर स्कीम व्हिच इज वर्किंग वेरी वेल फॉर नवीन पटनायक। ये 3-4 चीजें मिला के नवीन पटनायक को सक्सेस पर सक्सेस दी जा रही है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, इसमें कुछ खास परिवर्तन भी आएगा। आप ये जो जी रुबेंदा बोलिए। और एक फैक्टर भी विच पॉसिबली जॉर्जाती फॉरगॉट टू मेंशन, नवीन पटनायक का और एक फेवर में जाता है फैक्टर, वो है ऑपोजिशन को मैनेज करना। सो ही हैज सक्सेसफुली मैनेज द ऑपोजिशन। तो एक तो बात यह है कि आप ये सोचिए, उसका एम्बिशन नेशनल लेवल पे कभी नहीं गया, कभी नहीं था। लाइक नरेंद्र मोदी गुजरात से 26 MP चुने जाते, 26 MP चुने जाते, बट नरेंद्र मोदी वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। उड़ीसा से 21 होता है MP, but Naveen Patnaik never wanted to aspire to be the prime minister. He was focused on the state, and he continues to be in the state. But and because he was not very aspirational or ambitious, उसका सेंटर में जो भी है सक्सेसिव गवर्नमेंट, उसका रिलेशन अच्छा रहा। सोनिया गांधी अच्छा रिलेशनशिप था, वाजपेयी ही वाज अ फेवरेट ऑफ वाजपेयी, आडवाणी यूज्ड टू लाइक हिम। अभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, he is kind of an ally of important issues में गवर्नमेंट के साथ वोट करते हैं, उसका रिलेशनशिप वो अच्छा रखे। स्टेट में what he has done is successfully he has managed the opposition. कांग्रेस उसका पॉकेट में था, उड़ीसा कांग्रेस
ठीक है, मैं तो ये भी बोलूंगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कभी देयर हैव बीन, आई एम टोल्ड देयर हैव बीन ओकेशंस व्हेन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस हैज डिसाइडेड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा, because the opposition leaders were in the pocket of Biju Janata Dal. So they have not allowed the opposition to grow. और बीजेपी अभी opposition second number 2 पार्टी है उड़ीसा में, बट बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी, उसका और कुछ कंपल्शंस है। राज्यसभा मैनेज करना पड़ेगा, राज्यसभा का वोटिंग। सो राज्यसभा वोटिंग मैनेज करने के लिए नवीन पटनायक का हेल्प चाहिए, तो नवीन पटनायक के अगेंस्ट में ज्यादा कुछ हो गया तो वो नाराज हो जाएंगे। तो बीजेपी का भी ये सब कंपल्शंस है। और बीजेपी का और एक कंपल्शन ये है, इट्स अ नेशनल पार्टी, रीजनल नेता कौन होगा, लीडरशिप किसके पास जाएगा, ये लेके एक डिबेट बहुत दिन से चल रहा है। जे उड़ीसा में बीजेपी का लीडर कौन है, अनक्वेश्चन लीडर। नाउ मोर और लेस इट हैज बीन सेटल्ड इन फेवर ऑफ वन पर्टिकुलर जेंटलमैन, बट ये बहुत साल चलता रहा। सो बीजेपी एज अ नेशनल पार्टी हैज सेवरल अदर फैक्टर्स, कंपल्शंस, एंड इसका जो एंटी बीजेडी जो कैंपेन ऑफेंसिव चल रहा है वो कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है, ये सब कारण के वजह। तो अभी आई डोंट नो, 2024 might unveil a new situation, but managing the opposition has been another critical factor which has helped Navin immensely. The opposition has never really challenged him. 2019 में बीजेपी कोशिश किया, but they were not successful because organizationally they couldn't match up, because BJD is now very well organized. They have deep rooted, they have very deep roots. But otherwise 2004 में कोई चैलेंज था नवीन पटनायक के अगेंस्ट में, मेरे को लगता नहीं। रुपेंद्र, मैं यही समझना चाह रहा हूं आप दोनों से कि जो बार बार ये बात आ रही कि अब बीजू जनता दल ऑर्गेनाइजेशनली बहुत मजबूत है। अभी पिछले दिनों जब जिला परिषद के चुनाव हुए, जिला पंचायत के, तब भी कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ उड़ीसा की हिस्ट्री में कि सब के सब डिस्ट्रिक्ट्स बीजेडी ने जीते। एक नेता है प्रणव प्रकाश दास, जयपुर से, वो जयपुर विधायक से विधानसभा से विधायक भी हैं और बीजू जनता दल के संगठन महासचिव भी हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनली इतनी मजबूत कैसे हुई, किस मैकेनिज्म को फॉलो किया गया? जैसे हमें बीजेपी में दिखता है कि नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे और अमित शाह ने 2014 से 2019 के बीच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में काम किया। या हमने पहले भी देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक संसदीय चेहरा थे और लाल कृष्ण आडवाणी ऑर्गेनाइजेशन का काम संभालते थे। या हमने नेहरू जी के ज़माने में देखा कि वो सरकार का चेहरा थे, संगठन में भी दखल था, पर 60s में हमने देखा कि कामराज, निजलिंगप्पा, इस तरह के नेता जो थे वो मजबूत रहे संगठन के लेवल पे। तो बीजेडी का संगठन कैसे बना वहां पे? जी, तो आप जो जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो प्रणव दास जी हैं, वो एमएलए हैं जाजपुर से। जाजपुर। तो ये एक पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं जिनके थ्रू ग्राउंड वर्क मैनेज करते हैं बीजू जनता दल। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करिश्मा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनका जो पार्टी का जो अभी पोजीशन है बीजू जनता दल का, उनका एक अच्छा खासा मैकेनिज्म है। किसी एक सोर्स पे वो डिपेंड नहीं करते। समझ ले किसी को टिकट देना है, देयर आर मल्टीपल सोर्सेस जो सजेस्ट करती है पार्टी लीडरशिप को, खास करके नवीन पटनायक जी को और वीके पांडेयन जो उनको पूरा एडवाइस देते हैं। उनके पास रिपोर्ट्स आती है कि किस जिले में, किस चुनावी क्षेत्र में कौन से व्यक्ति को देने से उनकी जीत अच्छी खासी होगी। वो चाहे दूसरे पार्टी के हो या ऑपोजिशन में हो या कोई इंडिपेंडेंट भी हो, अगर वो उनको फायदा पहुंचा रही है, अगर बीजू जनता दल को फायदा पहुंचाती है, तो उनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उनका सेवरल सोर्सेज ऑफ इनपुट्स है। वो अच्छा खासा सर्वे टीम भी, प्रोफेशनल सर्वे टीम भी डिप्लॉय करते हैं इलेक्शंस के टिकट देने से पहले। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जादुई छड़ी है, जिसको भी खड़े करते हैं वो जीत जाता है, ऐसा नहीं है। वो अच्छा खासा इनपुट लेते हैं, दे डू देयर होमवर्क प्रॉपरली, और उनका जो जमीनी स्तर पर है, उनका ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिव है, क्योंकि सत्ते में रहे काफी साल से। जितने भी मशीनरी है, जाहिर है वो उनके पक्ष में काम करेंगे, तो उसको भी अच्छी तरह से वो गैल्वनाइज करते हैं, और टिकट भी और जो कैंडिडेट भी चुनते हैं वो अच्छी तरह से चुनते हैं। और जो पार्टी के जो पॉलिसीज है या फिर जो रणनीति है कहा जाए इलेक्शन के समय, वो ऐसे कुछ नेता है जिसमें जो जिनका नाम लिया आपने प्रणव दास जी, वो जाके वहां मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने दिमाग से कुछ वहां इंप्लीमेंट कर, उनको जो कहा जाता है
उसको जाके वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ही इज द ग्राउंड मैन फॉर द पार्टी देयर, इसलिए वो काफी चर्चित है और लोग समझते हैं कि ये हैज बिकम वेरी पावरफुल। ही इज जस्ट फॉलोइंग व्हाट वीके पांडियन एंड हिज टीम इज टेलिंग हिम टू डू ऑन द ग्राउंड। तो जो आपने कहा कि बीजू जनता दल चुनाव कैसे जीतती है, इतना पावरफुल और ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग कैसा हो गया, ये साइंटिफिकली एंड वेरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल से ये पूरी माइक्रो लेवल पे जाके इनपुट्स लाके ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करते हैं और रिजल्ट्स इसके दौरान है। ये अच्छा खासा सिस्टम बन चुका है जो कि तोड़ना एक बड़ा वेव या बड़ा कुछ लीडरशिप चैलेंज नहीं आने से ये टूटने वाला नहीं है। तो सिर्फ आप एलिगेशंस करें या कुछ बोलें कि ये पावर में है तो एंटी इनकम्बेंसी दैट इज द मेजर फैक्टर दैट शुड हेल्प यू टू टॉपल देम। बट ये नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक ऑपोजिशन लीडरशिप वीक है और इनका पार्टी स्ट्रक्चर एट द ग्राउंड वेरी स्ट्रांग है। तो ये कोई मुकाबला नहीं है इस पे, इसलिए वो बार बार जीत रहे हैं। हाँ, ये प्रणब प्रकाश दास एमएलए, मैं तो व्यक्तिगत तौर से उसको पहचानता नहीं हूँ, तो हमने उड़ीसा छोड़ने के बाद आया। But my information is that he is influential now because he is extremely close to Mr. Pandian, and all power in Odisha now flows from Mr. Pandian. Like if you are close to Pandian, you can go to the moon, and if you are not close to him, if he doesn't like you, you are down in the dumps. So it's as simple as that. But anyway, good luck to Mr. Pandian. अभी I have seen the transformation of बीजू जनता दल, एंड मैं अभी भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, बीजू जनता दल और नवीन पटनायक के ऊपर एक PhD होना चाहिए। Like, see, there are other state governments in power, but they are voted out because anti-incumbency works against them. But ये लोग एक strategy master किया है, whatever, was aided by several other factors. Like एक में नवीन पटनायक का जो perception है, image है, ये welfare schemes है, सब मिला के। And what one must also understand is that 1997 or 2000 में जब बीजेडी फर्स्ट पावर में आए थे उड़ीसा में, they came as an anti-establishment party, right? That हम लोग आके एस्टेब्लिशमेंट को सफा करेंगे। उसी टाइम में कांग्रेस था, डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट था, वेरी अनपॉपुलर। तो इसका इलेक्शन पिच यही था, हम लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट बंदा है, हम लोग आके इतना जो करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब सफा कर देंगे। We will take on cleanse the administration, establishment. 2002 में BJD is the establishment, right? And जितना भी उड़ीसा में वेस्टेड इंटरेस्ट है, सब वही पार्टी में ही है, अभी बीजेडी में ही है। आप गांव में जाओ, राशन डीलर, ब्लैक मार्केटियर, होर्डर, जो है सब बीजेडी करता है। Because that is where power lies, influence lies, and we must accept that. This is not to blame Naveen or anyone. But then that is the nature of the beast. Political convenience के लिए जितना vested interest है ground level पे, they are all now supporters of BJD. So there are very strong entrenched vested interests which are at work. That also helps Biju Janata Dal now. I am not denying or disputing जे welfare scheme नहीं है, नवीन पटनायक popular नहीं है, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ। But these vested interests are also helping BJD to perpetuate their power. And that is what we don't highlight enough or talk about enough. We tend to ignore. I keep just another 1 minute, please. Saurabh. There are people who, because I am somehow very interested in affairs of Odisha, there are a lot of people who say that Naveen Patnaik का एक cult status बन गया, but maybe he is not as popular as we believe him to be. Like, ठीक है, cult है, एक image बन गया, status बन गया, but perhaps he is not as popular. And they say, and these are mainly critics of the present government, बीजू जनता दल, they said that नवीन के पास chemistry और नहीं है, उसके पास खाली arithmetic है, और arithmetic के वजह वो जीत रहे, because उसके पास ये machinery है, resources है, vested interests उसके साथ align हो गया। मैं आप दोनों लोगों से ये जानना चाह रहा हूं कि मशीनरी की बात, एक और इलेक्शन मशीनरी की बात होती है बीजेपी। केंद्र में एक बड़े नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं, कई अहम राज्यों के प्रभारी रहे हैं या हैं, और जय पांडा जो कभी नवीन पटनायक के बड़े करीबी हुआ करते थे, उनके पुराने दिनों के मित्र, वो भी अब बीजेपी में है, ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी है। इन दो नेताओं के बारे में भुवनेश्वर और उड़ीसा में क्या राय है?
पहले जो आप धर्मेंद्र प्रधान जी की बात कही है, तो नो डाउट वो काफी पावरफुल पोजीशन में सेंटर में रहे हैं। वो अच्छे बहुत ही पावरफुल पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं और काफी अच्छी तरह से भी हैंडल कर रहे हैं। लेकिन उड़ीसा में अगर बात करें तो वो पॉपुलैरिटी के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो नवीन पटनायक के आसपास भी नहीं पहुंच रहे हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण दिया जा सकता है कि लास्ट जो इलेक्शन हुआ 2019 में धर्मेंद्र प्रधान जी इलेक्शंस लड़े ही नहीं। तो ये बहुत ही खराब मैसेज गया कि अगर आप मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं और आप किसी को हेड ऑन लेना चाहते हो तो आप इलेक्शंस कैसे नहीं लड़ोगे। आप राज्यसभा के थ्रू अगर मंत्री सेंटर में बन सकते हो, लेकिन अगर इफ यू हैव टू लीड द स्टेट यू हैव टू लीड इट फ्रॉम द फ्रंट। आप अगर इलेक्शंस नहीं लड़ोगे तो फिर कैसे जनता आपको एक्सेप्ट करेगी एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। तो एक बड़ा खराब संदेश गया। नो डाउट वो अपना पूरा जीचो कोशिश कर रहे हैं उड़ीसा में अपने संगठन को मजबूत करना। हर वीक वो दिल्ली से आते हैं यहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए, बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत इवेंट्स करते हैं। लेकिन अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए, जब वोट आने के समय हो, तो अगर नवीन पटनायक की छवि और धर्मेंद्र प्रधान जी की छवि रख दी जाती है तो वो कोई तुलना नहीं है आज के वक्त में। हाँ, अगर बाद में कुछ अगर करिश्मा हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी में चेंजेस हो, वो पता नहीं। लेकिन जब धर्मेंद्र जी की बात की जाए तो अभी तक वो मुकाबले में नहीं है नवीन पटनायक के कद और पॉपुलैरिटी के बात की जाए तो। और जय पांडा की जो बात कर रहे हैं, ही इज अ वेरी एलिट पर्सन, राइट। तो वो दिल्ली में मीडिया में काफी पॉपुलर रहे हो, वो टेलीविजन में काफी अच्छा बात कर रहे हो, वो अच्छी अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छी तरह से लोगों को बता रहे हो। लेकिन बट ही स्टिल नॉट अ मास लीडर। वो अपने जो क्षेत्र है केंद्रापड़ा में वो बहुत ही बुरी तरह से हारे वहां पर। जी, जय पांडा जी जो केंद्रापड़ा में है, उनका जो सीट है वहां बुरी तरह से हारे थे लास्ट इलेक्शन में। और वो अपनी पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन किया है बिजू जनता दल को छोड़ने के बाद, वहां भी उड़ीसा में उनको खास अहमियत नहीं दी जाती है। तो यहाँ अभी धर्मेंद्र अलगाव क्यों हुआ दोनों का? दोनों लोग अलग क्यों हुए? Navin Patnaik thought that he might be a threat to him, but and he wanted to test his popularity, which he found that he was nowhere close to him. But Navin Patnaik के मन में हर समय रहता था कि किसी को इतना स्ट्रांग मत बनाओ कि वो थ्रेट बन जाए। तो इसीलिए उनको साइडलाइन किया जाता था, उनको फिर साइड पार्टी में अहमियत नहीं दी गई और वो डिसेंट करने लगे। उनके जो न्यूज चैनल है उनके थ्रू में एंटी बीजेपी स्टोरीज चलाया गया, तो नवीन पटनायक उनके खिलाफ एक्शन लेने लगे और उनके बीच में टसल होने लगे। बाद में उनका फ्लैश पॉइंट था जब उनके पिताजी की मौत हुई जय पांडा के, उसमें नवीन पटनायक तो गए ही नहीं, उनके पार्टी के कोई भी लोगों को अलाउ नहीं किया गया वहां जाने के लिए। वो उस चीज को जय पांडा काफी पर्सनली लिया और वो पार्टी छोड़ दी है। लेकिन छोड़ने के बाद पता चला बिजू जनता दल के कि पार्टी में इनकी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कभी चैलेंज थे ही नहीं पार्टी के। जब बीजेपी में गए भी, वहां भी उनको स्टेट में इतनी अहमियत नहीं दी गई जितने कि सोचा जा रहा था दी जाएगी, क्योंकि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका पास अच्छा खासा मीडिया भी है और वो अच्छा बोल भी लेते हैं। लेकिन जहां मास कनेक्ट की बात की जाए या पॉपुलैरिटी की बात की जाए, डेमोक्रेसी में वो सबसे अहमियत है, उसमें वो वाला फैक्टर उनमें दिख नहीं रहा था। इसलिए वो कोई चैलेंज है ही नहीं नवीन पटनायक के लिए। उनके बाद कुछ हो पाएंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल नवीन पटनायक के होते हुए बहुत धर्मेंद्र प्रधान और जय पांडा कुछ खास चैलेंज पर्सनल लेवल पे नहीं दे पा रहे या फिर कहा जाए कि लीडरशिप लेवल पे नहीं दे पा रहे। रूबेन दा, पूछिए, बोलिए। इसमें जोड़ेंगे कुछ धर्मेंद्र प्रधान और जय पांडा को लेकर? नवीन पटनायक जो स्टेटस एक्वायर किया है ये 22 साल का एक फाइनल प्रोडक्ट है, राइट? हाँ, तो अभी जय पांडा और धर्मेंद्र प्रधान को बोलना जो आप अभी नवीन पटनायक का इमेज से आप इक्वल होंगे,
दैट्स नहीं, हम इक्वल की बात नहीं कर रहे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनकी पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं, इनकी क्या स्टैंडिंग है उड़ीसा की हाँ, पॉलिटिक्स? मेरे को तो लाइक जय पंडा के पास सी उसके वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसके पास टेलीविजन चैनल भी है, उड़ीसा का नंबर 1 टेलीविजन चैनल है। फिलहाल वो जब एंटी बीजू हो गया, एंटी नवीन हो गया, उसके 2 साल पहले 1 साल पहले वो चैनल को अभी थोड़ा बहुत साइलेंस कर दिया। वो पुलिस भेज के नवीन ने उसको डंडा घुमाया। ये सब बाहर में रिपोर्टिंग नहीं होता है। उड़ीसा में जो होता है नेशनल लेवल पे रिपोर्टिंग नहीं होता है। उधर में भी मैनेजिंग होता रहता है। लाइक ओटीवी चैनल में पुलिस भेज दिया, केसेस हुआ, रिपोर्टर के अगेंस्ट में केस हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ। और अभी थोड़ा बहुत वो चैनल का वो जो थोड़ा ठंडा हो गया, तो वो सब होता रहता है। तो अभी सी दिस इज अ नेशनल पार्टी। अमित शाह नवीन और मोदी ने जिसको बोलेगा लाइक ये हमारा नेता है, ही विल बिकम आवर फेस इन उड़ीसा, वही नेता होगा। लाइक आप हरियाणा में देखिए, आपका मुख्यमंत्री होने के पहले आप खट्टर साहब का पहचानते थे? आप खट्टर साहब को नहीं पहचानते थे ना? हाँ, तो बट खट्टर हो गया और अभी 2nd टर्म सीएम है। सो इफ द हाई कमांड, इट्स अ नेशनल पार्टी, इफ द हाई कमांड डिसाइड ये इसको करना है, उसका ऑटोमेटिक उसको पोजीशन मिलेगा। उसके बाद एक ऑरा भी क्रिएट हो जाएगा। एक ऑरा, एक पोजीशन गिव्स यू एन ऑरा, अ सर्टेन डिग्री ऑफ सीरियसनेस एंड इन्फ्लुएंस। सो ये बन जाएगा। लाइक से अगर आप मेरे को चीफ मिनिस्टर बना दो, मेरे भी कोई एक ऑरा बन जाना चाहिए, होना चाहिए। तो सी ऑन दैट काउंट, organizationally whether BJP is really interested in taking on Biju Janata Dal, that remains to be seen. फिर अभी तो बोल रहे हैं हम लोग वी आर टेकिंग ऑन, बट कभी कोई और के कौन जाने। और फिर राज्यसभा में क्या वोटिंग में क्या कंपल्शन आ जाएगा तो पता नहीं है। बट ये तो होता रहता है। तो yes, I agree with Jojati. Neither Naveen has reached a kind of he has a status. He's become almost a cult figure, right? Now, who will prick his bubble? One doesn't know. But ये भी नहीं हो सकता है लाइक उसके अगेंस्ट में डिसएंचमेंट नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। Yes, he is not very unpopular perhaps, but I refuse to believe that people are also, everybody is very happy in Odisha. ये भी एग्जैजरेशन होगा शायद। ओके, एक आखिरी सवाल, जो सवाल पिछले कई वक्त से पूछा जा रहा है, हु विल बी द सक्सेसर? जी, नवीन पटनायक जी को ये बात पूछा गया था खुले तौर पे, और उन्होंने क्लियरली कहा कि द पीपल ऑफ ओडिशा विल डिसाइड हु विल बी सक्सेसर। वो किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। कहा जा रहा था कि शायद उनके अरुण पटनायक, उनके भतीजे प्रणव प्रकाश दास ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी, और पांडियन साहब की पत्नी भी मुझे बताया गया उड़िया हैं, तो कई लोगों ने उनका भी नाम लिया। किसी ने कहा कि नहीं साहब, कोई डार्क हॉर्स आएगा, बिल्कुल वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। जी, तो ये जो गेस वर्क करना है, ये सब र्यूमर्स हैं और ये सुनने में मिल रहा है उड़ीसा में, जितने भी नाम लिया आपने। लेकिन नवीन पटनायक के जो ऑफिशियल वर्जन है वो उन्होंने ये कहा कि मैं किसी को नहीं प्रोजेक्ट कर रहा हूं कि ये मेरे सक्सेसर बनेंगे। ना कि उनके नेफ्यू को भी उन्होंने मना, भतीजे को भी उन्होंने मना कर दिया। तो ये उड़ीसा के लोग ही डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली की बात की जाए तो नवीन पटनायक जब तक जिंदा है तो ऑब्वियसली वही तो रहेंगे। लेकिन वो जब तक है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को बोलेंगे कि ये मेरा सक्सेसर है और उनको उसको ग्रूम करेंगे। लेकिन जैसे कि हम लोग थोड़ी देर बाद पहले बात कर रहे थे कि पार्टी का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो गया है, अगर नवीन पटनायक के बाद अगर कुछ एक जो पॉलिटिकल सिचुएशन उभर के आती है, उसमें ऐसा नहीं है कि नवीन पटनायक के बाद ये पार्टी पूरा खत्म हो जाएगा। पार्टी का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग है, उसको बड़ा धक्का जरूर मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टर्म वो दे विल बी इन अ पोजीशन टू गैल्वनाइज दैट स्ट्रेंथ। एंड जो नवीन पटनायक को लेगेसी है उस पर वो जरूर एनकैश करना चाहेंगे। और उस समय जो नाम उभर के आएगा, उस टर्मल में जो नाम उभर के आएगा, उसी वक्त पता चलेगा कि कौन किसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कौन कैसा आ रहा है। क्योंकि बिजू जनता दल विद नवीन पटनायक एंड बिजू जनता दल विदाउट नवीन पटनायक आफ्टर ही इज नो मोर, उसमें बहुत फर्क होगा। तो उसमें उस समय का सिचुएशन और क्या होगा वो कहना बहुत मुश्किल है। और अभी से नाम लेना बहुत एक गलत बात होगा, सिर्फ एक र्यूमर होगा और र्यूमर का कोई बेसिस नहीं है। जी, रूबेंदा।
कैसे देंगे इस आखिरी सवाल का जवाब? बताएं। प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट नवीन एग्जिस्ट्स द पॉलिटिकल स्टेज, तो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन है, बट अभी ऑर्गेनाइजेशन ये ग्लू है नवीन पटनायक, ही इज द मेन स्टेज। ये ग्लू नहीं रहेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन शायद पूरा वॉबली हो जाएगा। And there is every possibility like BJP is waiting in the wings and they have the resources, right? So they will like to split the party, swallow it up. It opens up various options, opportunities. Like hypothetically speaking, nothing stops BJD post Naveen, BJD and BJP coming together again. Why not? BJD was kind of given birth by BJP. They were in alliance for first 9 years. आइडियोलॉजिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो पॉलिटिकल कंपल्शन देखते हुए देयर कुड बी अ पोस्ट नवीन, देयर कुड बी अ बीजेपी बीजेडी अगेन एन अरेंजमेंट, और बीजेडी विल स्वॉलो बीजेपी विल स्वॉलो बीजेडी, और यू नेवर नो। अभी तो नवीन पटनायक जो भी चाहे बोल सकता है, पीपल विल इलेक्ट, यू नो, आई नो पीपल डोंट इलेक्ट, इट इज द लीडरशिप हु विल थ्रस्ट अ लीडर ऑन अस and the people will ratify that by their vote. Say suppose, hypothetically, God forbid, Naveen Patnaik departs from the political stage and Arun Patnaik is Bhatija, who has nothing to do with politics. Naveen Patnaik also had nothing to do with politics जब उसका पिताजी जिंदा थे। So अभी अरुण पटनायक बोलेगा ठीक है मैं आ रहा हूँ, कौन होके उसको रोकेगा? And if Arun Patnaik comes, says he is an adult, he can make up his own decision, and he says okay, I've come. He will be the repository of the sympathy that will definitely be there for Naveen Patnaik. There will be a huge wave for Naveen. So it's very difficult to predict what the situation will be. But ये जो बोलते हैं ना कि ये आदमी अभी बहुत पावरफुल है, तो possibly this man will take control of the party. मेरे को लगता नहीं, बिकॉज ये सब डिराइव्ड पावर है। नवीन है बोल के वो ये आदमी है, नवीन नहीं रहेगा तो कौन इसके बाद सुनेगा? सैटेलाइट की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू जजातिकरण साहब, रूबेन बनर्जी साहब, आप लोगों ने बहुत सारे इंसाइट शेयर किए। वी आर वेरी ग्रेटफुल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन। नेता नगरी के इस सत्र में हम उड़ीसा के बाद अब करेंगे आंध्र प्रदेश की यात्रा, जहां पे चुनाव तो होने वाले हैं 2024 में, लेकिन चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है पहले ही। टीडीपी की एक रैली जिसमें चंद्रबाबू नायडू का एक कार्यक्रम होना था, उसमें भगदड़ हुई, लोगों की मौतें हुई। उसके बाद से बयानों का सिलसिला चल रहा है। वाईएसआरसीपी जो वहाँ सत्ताधारी दल है, जगनमोहन रेड्डी की सरकार वहाँ पे चल रही है, उनका कहना है कि चंद्रबाबू नायडू ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि गलती के बावजूद उन्होंने दोबारा रैलियाँ की गाजे बाजे के साथ में, उन्हें किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं कि उनका मकसद तो यही था कि उनका कार्यक्रम जो हो रहा था उसी के साथ समाज सेवा का एक कार्यक्रम साथ साथ हो जाता है। एक दुर्घटना हुई जिस पे वो दुखी हैं, लेकिन दोनों राजनीतिक दल अपने तरफ से जो बयान एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें हार मानने को कोई तैयार नहीं है। और हम यही समझना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है, जब चुनाव में पूरा 1 साल से ज़्यादा का वक्त बाकी है, अभी से इतनी अग्रेसिव पॉलिटिक्स आंध्र प्रदेश में क्यों हो रही है। इस विषय पे बात करेंगे। हम इस बात को भी समझेंगे कि केंद्र में जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है वो आंध्र प्रदेश में अपना भविष्य कैसे देख रही है, किस तरह के अलायंसेस के बारे में बात हो रही है। क्या वापस चंद्रबाबू नायडू के साथ में जाके अलायंस होगा, या फिर एक जो नए प्लेयर आए हैं पवन कल्याण, उनके साथ में अलायंस होगा, या जो एक नॉन कन्फ्रंटेशनल रिश्ता चला है वाईएसआरसीपी के साथ में उसके तरफ बीजेपी जाएगी, या फिर एकदम वाइल्ड कार्ड की तरह अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में अपनी जगह तैयार करने की कोशिश की गई। इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। पहले मेहमान हमारे हैं रामकृष्ण संगम, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक्सेल इंडिया न्यूज़ मैगजीन के संपादक हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए आप काम कर चुके हैं, हैदराबाद से आप काम कर रहे हैं। दूसरे मेहमान हमारे हैं पारसा वेंकटेश राव जूनियर, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडिया टुडे के लिए काम कर चुके हैं, इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम कर चुके हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चालू करना चाहते हैं इस बहस को पारसा सर आपके साथ में। दिल्ली में जो लोग कम फॉलो करते हैं थोड़ा आंध्रा पॉलिटिक्स को,
हमें जानना चाहते हैं कि नेल्लोर में, दिल्ली में जो चीज़ हमको सुनाई में आई कि एक राजनीतिक रैली हो रही थी जिसमें एक भगदड़ हुई और उसके बाद लोगों की मौत हुई। हम जानना चाहते हैं कि इसका बैकरूम पॉलिटिक्स क्या है, इन रैलियों के पीछे की वजह क्या है। टीडीपी इतने पैशन के साथ, इतने एग्रेसिवली इतने कार्यक्रम क्यों कर रही है। हमने देखा कि नेल्लोर में प्रोग्राम हुआ, वहां भगदड़ हो गई, उसके बाद उन्होंने गुंटूर वाला प्रोग्राम अपना कैंसिल भी नहीं किया। आंध्र प्रदेश के सियासत में रैलियों का तो अपना एक अहम जगह है। तो दोनों पार्टीज उनके रैलीज करने का शायद स्टाइल कुछ अलग अलग है। जब जगन मोहन रेड्डी ऑपोजिशन में थे वो पाद यात्रा करते थे, उनका रैलीज कम होते थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का स्टाइल या ढंग ये है कि वो रैलीज के जरिए लोगों को पहुंचते हैं। और ये रैलीज का सिलसिला जो है शुरू हुआ है एनटी रामाराव, जो तेलुगु देशम के फाउंडर थे, जो 1982 में पहली बार ये पार्टी का शुरुआत की और 6 महीने के अंदर सत्ता में आए। वजह यह है कि चंद्रबाबू नायडू 1 साल अभी बाकी है और इतना जल्दी क्यों शुरू की, ये बात साफ जाहिर है कि वो ज्यादा काम करना चाहते हैं और पहले से ही तैयारी करना चाहते हैं। जैसे बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है, कम से कम पार्टी के लेवल पे। चंद्रबाबू नायडू जो है, क्योंकि पार्टी में उनको कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक ही बड़े लीडर है उस पार्टी के, कोई और नहीं है सेकंड इन कमांड। इसलिए उनका जो प्रोग्राम चलता है वो रैलियों के जरिए चलता है और वो शायद ये भी चेक करना चाहते हैं कि लोगों में कितना नाराजगी है। ये रैलीज में इतने लोग उमड़ कर आए हैं, इसका एक दलील ये है कि शायद काफी लोग नाराज है, तो एक पता चलता है कि मूड क्या है लोगों में। तो रैलीज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनाता है। ये सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी का ये नहीं है, वो दूसरे लोग भी करते हैं, डीएमके भी तमिलनाडु में करते हैं। रैलीज का एक अपना जगह है यहाँ पे साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से अपना कैंपेन बिल्ड कर रहे हैं, क्या उसके पीछे एक कारण ये भी है कि एक टाइम वो भी था जब चंद्रबाबू नायडू को सीईओ ऑफ आंध्र प्रदेश कहा जाता था और वो पूरा क्रेडिट एक तरह से ट्रांसफ़र होता था, जो हैदराबाद जिस तरह से एक हब के रूप में उभरा है, आर्थिक गतिविधियां वहाँ पे हो रही हैं। लेकिन अब हैदराबाद का जो सक्सेस है वो क्लेम आप कर नहीं सकते हैं इन आंध्रा पॉलिटिक्स। तो क्या वो एक नया डायमेंशन ढूंढ रहे हैं इन रैलियों के जरिए? नहीं, वो तो जो आंध्रा और तेलंगाना का जो तकसीम हुआ है वो पुरानी कहानी है। अब जो है चंद्रबाबू नायडू का लड़ाई सिर्फ आंध्रा में है और उनके खिलाफ जो मेन राइवल है वो जगन मोहन रेड्डी है और वाईएसआरसीपी है, उनके जगन मोहन का कांग्रेस पार्टी। तो उनको अब ये नहीं कह सकते कि मैं हैदराबाद में इतना कर चुका हूं, मेरे इतनी कामयाबी है। वो पूरा एक तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री बन चुका है और वो भी पुराना हिस्ट्री। अब नए सिरे से ये काम करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या मूड है आंध्रा में, क्या मूड है आंध्रा यानी नेल्लोर और चित्तूर जो तमिलनाडु के बॉर्डर है, वहां से लेकर श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जो उड़ीसा के बॉर्डर पे है, विजयनगरम, तो वहां तक इनका ये क्या कहते हैं स्टेट का टेरिटरीज है, सरहद है। तो इसके बीच में उनको देखना पड़ेगा कि मूड क्या है। बीच में जो है ये जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे जगन मोहन रेड्डी का काफी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, काफी लोग उनको चाहते हैं क्योंकि वहां पे कास्ट पॉलिटिक्स है, कास्ट अरिथमेटिक है। और चंद्रबाबू नायडू का जो कास्ट अरिथमेटिक है उनके चित्तौड़ पे चलता है, नेल्लोर में, गुंटूर में, फिर उनको विशाखापट्टनम में कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर कोस्टल लाइन पे जगन मोहन रेड्डी का डोमिनेशन है इस वक्त तक, तो शायद वो बदलना चाहते हैं। ये गुंटूर और नेल्लोर जो है टीडीपी के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए एक क्या कहते हैं फोर्ट्रेस है, बैस्टियन। हम रामकृष्ण संगम के पास आना चाह रहे हैं सर। जैसे अभी परसा सर हमको बता रहे थे कि उन्होंने एक ज्योग्राफिक एक आइडिया दिया कि कहाँ कौन सी पार्टी और किस कास्ट बेस में उनका दखल है, उनका कंट्रोल है।
और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू अभी से कोशिश में लग गए हैं कि एक नैरेटिव वो बिल्ड करें। हमें जानना चाहते हैं कि टीडीपी किस तरह का पोल प्लैंक इमेजिन कर रही है, किस तरह से वो इस चुनाव को कैरी, वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको टीडीपी भांपना चाह रही है, पकड़ना चाह रही है, ताकि जब 24 में इलेक्शन हो तो फिर वो पूरे पावर के साथ में उतरे। चंद्रबाबू नायडू अब तो उनका लास्ट डिच बैटल इज वेजिंग। वेरी फ्यू डेज ago he said this is do or die battle for me now. He says not for me but लोगों के लिए ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है जगनमोहन रेड्डी को निकालने के लिए। उसी वजह से उन इंटेंसिफाई कर दिया उनका कैंपेन को। कई दिनों से, कई महीनों से आंध्र प्रदेश में चल रहा इंटेंस पॉलिटिकल कैंपेन रहता। अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उत्तर प्रदेश बिहार के जैसे इलेक्शंस आते हैं उधर कैंपेनिंग रहता, मगर आंध्र प्रदेश में पिछले 4 साल से भी ऐसा हो रहा। चंद्रबाबू नायडू टूर कर रहे और एक आदमी है ये पॉलिटिक्स में, जनसेना बोल के एक नया पार्टी आया, पवन कल्याण बोल के एक फिल्म स्टार वो पार्टी का लीडर है। चिरंजीवी अनदर फिल्म स्टार का कापू कम्युनिटी का लीडर है। पावर स्टार बोलते हैं उनको। पावर स्टार पवन कल्याण भी चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलने की संभावना है दिस टाइम। So Chandrababu Naidu is offering to work with BJP, but BJP leadership is not serious and keen on joining hands with Chandrababu Naidu to defeat Jagan Mohan Reddy. BJP is soft pedaling on Jagan Mohan Reddy. They are not willing to join hands with Chandrababu Naidu. That is a political scenario, broad political macro scenario in Andhra Pradesh. So there will be two bipolar. Say Congress is a marginalized force in Andhra Pradesh as of now. Andhra Pradesh accounts for 25 Lok Sabha seats and it has 175 assembly seats. That is the Andhra Pradesh assembly strength and 25 Lok Sabha seats. Of the 25, Jagan Mohan Reddy in 2019 में he won 3 seats Chandrababu Naidu को मिला और 23 seats, सिर्फ 23 seats TDP का है, बाकी पूरा 151 seats YSR पार्टी का, YSRCP, YS राजशेखर रेड्डी कांग्रेस पार्टी, दैट इज फुल नेम। सो जगनमोहन रेड्डी का पार्टी है वो पार्टी को 151 मिला। दिस टाइम दे वांट टू, चंद्रबाबू नायडू वांट्स टू कंप्लीटली टेक द बेस ऑफ राजशेखर रेड्डी का, जगनमोहन रेड्डी का बेस ही वांट्स टू टेक बैक। Jaganmohan Reddy is completely depending on welfareism. He is only focusing on welfare. बोले तो रेवादी बोल रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं रेवादी पॉलिटिक्स। बोले तो फ्री बीस आल्सो दे आर कॉलिंग, ऑल पेंशन्स एंड एवरी फैमिली इज गेटिंग अराउंड 2 to 3 लाख रुपीस पर एनम। परिवार में 3 से 4 लोग 5 लोग रहते, वो परिवार को कम से कम 3 लाख रुपए मिल रहे जगनमोहन रेड्डी के वेरियस स्कीम्स के वजह से। चंद्रबाबू नायडू, अभी आपने बोला जस्ट एज यू सेड जस्ट नाउ, is seen as projected as development man. He built high-tech city, he brought Microsoft to Hyderabad in 1996-97. Only 2 days ago, Satya Nadella, Microsoft CEO, also came to Hyderabad. Hyderabad accounts for largest Microsoft's development center outside America. So Chandrababu Naidu is seen as development man and Jaganmohan Reddy is seen as welfare man. So Chandrababu Naidu this time wants to show that no, I am not just a development man, I am also welfare. So लोगों को बोल रहे हैं मेरे को वोट दीजिए, मैं भी फ्रीबीज कंटिन्यू करूंगा। उसी वजह से is conducting rallies and announcing stops to them. On December 28th, he conducted a rally in Kandukuru town of Nelluru जिले में। उधर एक स्टैम्पेड हुआ, 6 people died, 6 लोग मर गए। रैली होने के जगह के बाद एक कलवट है, नैरो रोड है, वो कलवट में अंदर गिर के औरत और एक बच्चे और 3-4 बुढ़े लोग भी उसके अंदर गिर गए एंड दे डाइड ऑन द स्पॉट। ऑन January 1st evening, again in Guntur town, they distributed they announced some distribution of saris. They gave tokens a day before. It is a TDP stronghold area in Guntur district. So large number of women came to collect saris and there was a stampede and 3 log mar gaye. TDP says they are complaining against each other. TDP says YSR Jaganmohan Reddy ka government security, police security they are not providing. That is the reason why stampedes are happening.
And Jagan says that Chandrababu Naidu is conducting these rallies on narrow lanes and small roads where I think there is no space for crowds to gather. So deliberately Chandrababu Naidu, for the sake of publicity, his Home Minister 2 days ago, Home Minister Vidula Rajani said that I think these stampeds are directly resultant of Chandrababu Naidu's publicity stunt. So he is solely responsible for the stampeds and deaths. Also, he should own moral responsibility. Moral, not only moral, politically also he should be accountable to these deaths. They are blaming each other. And as you said, the BJP is again going to be very marginal force. Pawan Kalyan till recently is in alliance with BJP, but now Pawan wants to join hands with Chandrababu Naidu. And BJP leadership is very recently, when Prime Minister Pradhan Mantri Modi विशाखापट्टनम को आए, वो he met उन पवन कल्याण से मिला, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, अच्छा टाइम आने वाला है, क्यों बोले तो पब्लिक मास मोबिलाइजेशन कैंपेन्स बिल्ड करेंगे बोला, मगर पवन कल्याण इज नॉट रेडी. पवन कल्याण पूछ रहे चंद्रबाबू नायडू को भी हमारे साथ लेके जाएंगे, वो मोदी को बोला, मगर मोदी उनके लिए, मोदी क्या बोला हमको पता नहीं, मगर बीजेपी लीडरशिप इज नॉट रेडी. अपेरेंटली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग अलोंग विथ बीजेपी. दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन टेकिंग Pawan Kalyan with them. Pawan Kalyan wants Chandrababu Naidu also should be in the front so that there will not be any divide in anti Jagan Mohan Reddy votes. Opposition votes split नहीं करना. उसी वजह से Pawan Kalyan is batting for a combined united front against Jagan Mohan Reddy. Jagan Mohan Reddy is solely depending on welfare schemes. He also decided to abolish Amravati as a capital of Andhra Pradesh, and he proposed 3 capitals. Three means one legislative capital in Amravati, one executive capital, that is State Secretariat in Visakhapatnam, and judicial capital in Kurnool, another Rayalaseema district. But it hasn't taken off. It hasn't taken off because it is still in the legal process. Some court cases चल रहा, उसी वजह से this is a broad political scenario in Andhra Pradesh, and it is likely to continue for another 1 year. करेक्ट. सर, हम वापस आना चाहते हैं परसा सर के पास में. रामकृष्ण सर हमको बता रहे थे कि आंध्र प्रदेश में जो अभी 2 बड़े नेता हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी, उन दोनों का जो पब्लिक इमेज है उसमें एक बड़ा डिफरेंस है कि एक डेवलपमेंट मैन है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं वेलफेयर मैन. और एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया रामकृष्ण सर ने कि रेवड़ी. हम ये जानना चाहते हैं कि जो आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स है, आंध्र प्रदेश की जो जनता है, वो वेलफेयर को देखती कैसे है. जैसे ये एक बहस अभी 1-1.5 साल से चल रही है कि वेलफेयर क्या है या डेवलपमेंट क्या है, किन चीज़ों को आप डोल्स कहोगे, किन चीज़ों को आप वो चीज़ें कहोगे कि आप जनता की उसमें मदद की जा रही है. हमें जानना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी रिसेप्टिव है इस डिबेट को लेकर के, इस द्वैध को लेकर के कि आपको सरकार से जो मिल रहा है वो वेलफेयर है या रेवड़ी है. क्या लोग इसमें फर्क करते हैं? यहाँ पे सवाल ये उठता है, जब ये आंध्र प्रदेश यूनाइटेड स्टेट का जब डिवीजन हुआ है, तकसीम हुआ है, आंध्र प्रदेश में जो रह गया, बहुत सारे गरीब लोग जो है आंध्रा में आजकल. आंध्रा का एक अजीब चीज है कि वहां पे बहुत सारे पैसे वाले हैं और बहुत गरीब भी है. जिनके पास पैसे है वो उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादातर हैदराबाद में है. एक जमाने में वो मद्रास में भी करते थे, बेंगलोर में भी करते थे. जो इन्वेस्टमेंट आंध्रा में होना है वो नहीं हो रहा है. चंद्रबाबू नायडू जो हैदराबाद में डेवलपमेंट कर पाए, वो डेवलपमेंट प्लान्स जो है वो अमरावती में कामयाब नहीं हुए. वो कोशिश की है, बाहर से लोगों को एफडीआई लेके आए और यहाँ के लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाए. वो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान था वो कामयाब नहीं हुआ. और पहले से ही ये जगन मोहन रेड्डी का अपना पॉलिसी नहीं है, ये कांग्रेस का पॉलिसी है. उनके वालिद राजशेखर रेड्डी भी वही पॉलिसी अपनाया जब उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को हराया 2004 में, जब वो फ्री हेल्थ स्कीम का जो हेल्थ क्या कहते हैं वो आरोग्य श्री बोल के एक प्रोग्राम चलाए, जो गरीब और जो गांव में रहते हैं उन तक वो प्रोग्राम पहुंचा है. जो आजकल आप बीजेपी और मोदी सरकार के जो वेलफेयर स्कीम्स देखते हैं, वो स्कीम्स थोड़े बहुत जो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी वाले आंध्र प्रदेश में इंप्लीमेंट किए.
और चंद्रबाबु नायडू का ये सही है, वो ज्यादातर मार्केट ओरिएंटेड है, मार्केट रिफॉर्म्स के तरफ है। और 2004 में भी इसलिए हारे कि वो गरीबों पर ज्यादा गौर नहीं किए और एग्रीकल्चर पे गौर नहीं किए। मुझे बताना। और आंध्र प्रदेश जो है एग्रीकल्चरल स्टेट है, किसानों पे उनका तवज्जो नहीं था। और आंध्र प्रदेश बनने के बाद, ये छोटा स्टेट बनने के बाद, वहां पे जो है गरीबों का तादाद जो है बहुत ज्यादा है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड कास्ट है, ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का बेस जो है कांग्रेस के साथ है। यानी जब कांग्रेस नहीं है वो अब जगनमोहन रेड्डी के साथ है। आप मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल में कांग्रेस तो गायब हुआ है, जो कांग्रेस की जगह जो है ममता बनर्जी ली। ममता बनर्जी मोनोलेस कांग्रेस पार्टी है वहां पे बंगाल में। वैसा ही जो जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस के बाहर है, लेकिन उनके पॉलिसी ज्यादातर कांग्रेस के पॉलिसीज। अब बीजेपी का डिलेमा क्या है कि वो जगनमोहन रेड्डी के साथ जाना चाहते हैं। जैसे रामकृष्णन ने बहुत सही बताया कि वो सॉफ्ट पेडल करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शायद जगनमोहन रेड्डी को सपोर्ट करने से कम उनको सपोर्ट मिलेगा सेंटर में। अगर चंद्रबाबू नायडू जीतेंगे लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में, ये मुमकिन है कि वो दूसरे ऑपोजिशन पार्टी से हाथ जोड़ेंगे और ऑपोजिशन यूनिटी में कुछ हिस्सा लेना चाहेंगे, जैसे वो 1996 में काम किए थे देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल को चुनने में। यूनाइटेड फ्रंट के लीडर थे चंद्रबाबू नायडू। तो बीजेपी का शक भी है, डर भी है कि चंद्रबाबू नायडू नेशनल लेवल पे भी फिर दोबारा एक हिस्सा लेना चाहेंगे और ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में शायद वो ज्यादातर दिलचस्पी लेंगे। ये पवन कल्याण का एक अजीब चीज है। पवन कल्याण को बीजेपी वाले अपनाना चाहते थे, लेकिन उनको मालूम हो गया था कि पवन कल्याण का बेस जो है बहुत ही लिमिटेड है। तो शायद इसीलिए पवन कल्याण नायडू के साथ जाना चाहते हैं। हालांकि उनके दो कम्युनिटीज जो है, पवन कल्याण का कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है और टीडीपी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दो अलग अलग भी है और उनके बीच में तकरार भी है। जैसा कि टीडीपी और जगनमोहन रेड्डी के कांग्रेस के बीच में टक्कर है और तकरार भी है, क्योंकि उनके आइडियोलॉजीज में कुछ फर्क है। बीजेपी को सेफ बेट आंध्रा में ये होगा कि वो जगनमोहन रेड्डी को सपोर्ट करे, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ बहुत सारे करप्शन केसेस हैं। तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना आसान होता है और जगनमोहन रेड्डी उनको लोकसभा में सपोर्ट देंगे। हालांकि उनको बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं होगा आंध्रा में, लेकिन उनका एम जो है बीजेपी का इस पर लोकसभा इलेक्शन जीतना है। उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि आंध्रा में इलेक्शन जीते और सरकार बनाए। दोनों गेस्ट बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट्स रेज कर चुके हैं कि किस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कल्पना कर रही हैं सारी पार्टीज। परसा सर, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि ये जो आप अग्रेसिव कैंपेनिंग देख रहे हैं या जो सेंटर की तरफ से जो पुश है, वो उसका एक बड़ा रोल जो आपके जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें होने वाला है। और आपने मेंशन भी कर दिया कि एक नॉन कन्फ्रंटेशनल या एक ठीक ठाक एक संबंध वाईएसआरसीपी का भाजपा के साथ में है और उन्होंने सेंटर में बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी जब अलायंस में काम जब अनडिवाइडेड आंध्रा में उन्होंने टीडीपी के साथ में उनका ये रहा है, अलायंस रहा है, तो बहुत कम सीटें मिलती थी, 10-11 सीटें उसको मिलती थी। उसमें भी ये होता था कि 4-5 पे टीडीपी के ही उम्मीदवार खड़े होते थे। वोट परसेंट 16-17 से एक टाइम पे शुरू हुआ और फिर घटते घटते वो सिंगल डिजिट्स में आ गया। क्या बीजेपी ने ये सबक कहीं ले लिया है कि दोनों जो बड़ी पार्टीज है उनको एंगेज करके रखना है, लेकिन अपने लिए एक सेपरेट वहां पे एक जगह पैदा करनी है, क्योंकि इन अलायंस जब हम जाते हैं तो हमको बहुत फायदा नहीं होता है। जैसे आप पहले कह चुके हैं कि वाईएसआरसीपी के साथ में उनको बेनिफिट नहीं होगा, ये आपकी राय है ये। और टीडीपी के साथ में बीजेपी का क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये हमको हिस्ट्री बताती है, जो फिगर्स हमारे सामने है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आंध्रा में ठीक है 1 इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन बाद वो नतीजे दिखेंगे, लेकिन बीजेपी अकेले अपने दम पे वहां पे अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश करे? परसा सर। मोदी और अमित शाह के बीजेपी का यही ख्याल है कि
जहां भी हो सके वो अपने बलबूते पर लड़े और सरकार बनाए। वेस्ट बंगाल में किए हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में सिचुएशन अलग था क्योंकि लेफ्ट फ्रंट भी कमजोर था और कांग्रेस भी कमजोर था, इसलिए बीजेपी को वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत फायदा हुआ कि मेन ऑपोजिशन पार्टी बन चुके। लेकिन आंध्रा में बीजेपी को इम्कान नहीं है, जीतने का कोई इम्कान नहीं है जितना कि तेलंगाना में है। तो आप ये दिमाग में रखें कि जहन में रखें कि तेलंगाना और आंध्रा के कॉन्ट्रास्ट जो है आपको जाहिर कर देगा कि बीजेपी का स्ट्रेटेजी क्या होगा। तेलंगाना में उनको उम्मीद है कि अगर टीआरएस के साथ लड़े, और क्योंकि वहां पे दूसरे पार्टी नहीं है, कांग्रेस भी वहां बिल्कुल कमजोर है और दूसरे कोई और पार्टी नहीं है, तो वो ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं। लेकिन आंध्रा में उनको ऑल्टरनेटिव बनने के लिए इस वक्त कोई ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पे दो बड़े पार्टीज है, एक टीडीपी का है और एक वाईएसआरसीपी का है। और वाईएसआरसीपी का उनका क्या कहते हैं, उनका एलॉबरेशन जो है युवा यानी नौजवान लोग, रैतू यानी कि किसान, और श्रमजीवी यानी जो क्या कहते हैं मजदूर का कांग्रेस पार्टी है। हालांकि ऐसा लगता है कि राजशेखर रेड्डी का पार्टी है, लेकिन वो जो एब्रिविएशन है असल में ये है कि नौजवान, किसान और मजदूर के लिए है। तो ये जरूरी हो जाता है बीजेपी को कि किसी न किसी से अलायंस करे या किसी न किसी के साथ सपोर्ट रहे। उनका जगनमोहन रेड्डी से सपोर्ट मिलना थोड़ा बहुत आसान है बनिस्बत चंद्रबाबू नायडू से, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू काफी एक्टिव पॉलिटिशियन है और एम्बिशियस पॉलिटिशियन भी है। वाईएसआरसीपी में जगनमोहन रेड्डी नेशनल पॉलिटिशियन बनना नहीं चाहते। इस वक्त जैसा कि चंद्रशेखर राव है तेलंगाना में, वो कुछ दिखा रहे हैं कि मैं भी नेशनल लीडर बनना चाहूंगा, लेकिन जगनमोहन रेड्डी नेशनल एम्बिशंस नहीं है, तो उनको बीजेपी को उनके साथ जाना, उनके साथ अलायंस करना तो थोड़ा बहुत आसान होगा। ठीक बात है। हम वापस आना चाहते हैं रामकृष्ण संगम सर आपके पास में। हमने अभी तक जिन जिन पार्टीज का हम नाम ले रहे हैं वाईएसआरसीपी में, बहुत क्लियर है कि जगनमोहन रेड्डी उस पार्टी के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी में उनकी चलती भी है। फिर टीडीपी में आपके चंद्रबाबू नायडू हैं, अपने बेटे को भी धीरे धीरे ग्रूम कर रहे हैं। नारा लोकेश अभी वो 4000 किलोमीटर की यात्रा वो कह रहे हैं कि मैं निकालने वाला हूं, पद यात्रा। और पावर स्टार पवन कल्याण, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी फ्लोट की हुई है। बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े ये नाम है पार्टीज के। बीजेपी जिसकी चर्चा हम कुछ देर से कर रहे हैं, क्योंकि जैसा यहाँ पे संकेत भी कर दिया गया है कि ये सिर्फ राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में नहीं है, ये जनरल इलेक्शंस के बारे में भी है 2024 के। उनके कौन से वो बड़े नेता हैं या कौन से ऐसे नेता ग्रूम किए जा रहे हैं आंध्रा बीजेपी में, जिनको आगे चल के आपको लगता है कि बीजेपी बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती हैं? क्या ऐसे कोई नेता हैं जो पहले से आगे हैं, या फिर कुछ डार्क हॉर्सेस हैं जो हमको बाद में मालूम चलेगा कि अच्छा इनको इस काम के लिए लगाया गया था? Unfortunately, BJP has no big leaders in Andhra. After Venkaiah Naidu, former vice president, left the political scene, they have no face at all. This time also they are going to likely to draw a zero, big शून्य इन आंध्र में। क्यों बोले तो जगनमोहन रेड्डी एक कॉल दिया उनको पार्टी को रिसेंटली दैट वी शुड विन 175 out of 175 total assembly seats and 25 MPs out of 25 MPs. So there is no possibility of Jagannath Reddy leaving any seats to BJP. And Chandrababu Naidu and Pawan Kalyan are likely to contest together and they will do their best to win whatever the seats they can. And BJP, अभी आपने बोला 16% वोट शेयर एक जमाने पे आया, वाजपेयी के टाइम पे आया 1998-99 में। अब उनका परसेंटेज मे बी लेस देन 4% or 5%. And it is a very small force. There is no credible leaders. They are all small people and they don't have appeal outside their district के outside भी उनका appeal नहीं है। सोम वीर्राजू बोल के एक स्टेट यूनिट बीजेपी स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट है, इज ए small time person. He lost many elections and won with the help of TDP in 2014 and is now not in office now. So BJP is likely to suffer a major jolt in Andhra Pradesh, but BJP leaders at the national level
know that Jagan Mohan Reddy will be their B team, because Jagan Mohan Reddy is supporting each and every decisions of BJP. नरेंद्र मोदी सरकार के हर एक डिसीजन को उन सपोर्ट करा है, इंक्लूडिंग whatever इवन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में और कई चीजों पे, इवन फार्मर्स किसान की लॉस पे भी उन मदद कर दिया. सो बीजेपी डजंट हैव टू हैव एनी प्रेजेंस इन आंध्रा एज लॉन्ग एज जगन मोहन रेड्डी इज देयर. दे आर नॉट डूइंग सिंसियर एफर्ट्स टू gain foothold in Andhra Pradesh. They know that in Andhra Pradesh, like Kerala and Tamil Nadu, Andhra Pradesh is also a very weak spot for BJP. BJP is only as just is in reckoning in triangular contest in Telangana along with Congress and BRS, Bharata Rashtra Samiti, which is renamed. TRS was the earlier name, and now it is called BRS. So BRS is a dominant player, and Congress and BJP are fighting for. They may BJP sometime back they thought that they would come to power on their own, but now I think after losing that Munugodu assembly by-election in Telangana, they are also now on back foot. They are doing their level best, and assembly elections to Telangana will be held in November-December this year, 2023. But assembly and Lok Sabha elections will come together in 24 April में in Andhra. So Andhra का political scenario थोड़ा मोदी का अपील के ऊपर भी डिपेंड होता, मगर बड़ा नाम तो नहीं है. जीवीएल नरसिम्हा राव राज्यसभा मेंबर फ्रॉम आंध्रा, मगर उत्तर प्रदेश का राज्यसभा मेंबर है उत्तर प्रदेश से. ही डजंट हैव एनी पॉलिटिकल लोकस स्टैंड इन आंध्रा. ही कम्स एंड addresses press conferences and just leaves, that's all. And there is no, unfortunately, no faces at all. One leader was there, Haribabu. He is now made a governor of some northeastern state, Sikkim or some other smaller state. So there are no leaders. Venkaiah Naidu left the scene and is just watching from the sidelines in Hyderabad. And BJP has not at all. No one is there to take care of BJP in Andhra. BJP will contend to play third or fourth or smaller marginal role. They have no other option. And they have to be like this only. And at the best, they will. They stay away from Chandrababu Naidu and Pawan Kalyan. And Pawan Kalyan has already made it clear that he will go with Chandrababu Naidu, because though technically he is in alliance with BJP as of now, he says BJP is not sincerely interested in defeating Jagan Mohan Reddy. So there is no point in allowing Jagan Mohan Reddy to continue in power. Jagan Mohan Reddy says that I will stay as CM for another 20 years. और एक अगला 20 साल के मैं ही चीफ मिनिस्टर रहूंगा. हमारा पार्टी जितना बोल के उनका MLAs और ministers or cadre who every day is taking political classes in Andhra Pradesh. So he says he set a target of winning 175 out of 175. So this is the political scenario. Chandrababu Naidu is likely to leave around 40 to 45 seats to Pawan Kalyan's Janasena. So Chandrababu Naidu will be a dominant player if they come to power. We don't know what will happen in the next 14 months or 15 months or 16, 17 months. 20 months, I think. So that is the political situation. Right. आखिरी प्रश्न है हमारा, अब दोनों हमारे जो मेहमान हैं, दोनों विशेषज्ञ, उनसे हम शुरू करना चाहते हैं. हमने अब तक के काफ़ी पॉलिटिक्स की ही बात की है, और ये हमारी कमज़ोरी रही है कि हमारी जो पॉलिटिक्स को लेकर के बात रही है वो काफ़ी दिल्ली सेंट्रिक सो टू स्पीक रही है कि यहाँ से आंध्र कैसे नज़र आता है. अब हम बातचीत की दिशा को बदलना चाहते हैं. हम ये समझना चाहते हैं कि ये तो हमने बात कर ली कि कौन किसके साथ कैसा क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन आंध्रा के असली मुद्दे कौन से हैं जिनको चुनाव को प्रभावित करना चाहिए, वन, और दूसरा कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. हम शुरू करना चाहते हैं परसव वेंकटेश सर आपके साथ में. आप ज़रूर वो मुद्दे बताइए जिनको आप चाहते हैं कि आंध्रा के मुद्दे नेशनल लेवल पे डिस्कस हों, आंध्रा के लेवल पे डिस्कस हों और उस पर इलेक्शंस लड़े जाएं, और वो कौन से मुद्दे हैं जिस पे फाइनल इलेक्शन लड़ा जाएगा जो कि आपको लगता है, ये आप जरूर बताइएगा. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उससे पहले रामकृष्ण सर की एक बात पे टिप्पणी करें, दो बातों पे. इनफैक्ट उन्होंने कहा सिंस इलेक्शंस की टाइमिंग एक ही है, जनरल इलेक्शंस और जो आपके असेंबली इलेक्शंस होंगे वो साथ में होने वाले हैं, तो एक मोदी फैक्टर जो स्वीप की बात चलती है उसका शायद कोई फायदा मिले. हमें जानना चाहते हैं कि क्या आंध्र में दोनों इलेक्शन से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वन, और दूसरा जो जगन का क्लेम है कि वो 20 साल चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? पहली बात, आंध्र में हिंदुत्व का कोई असर नहीं होगा, और बीजेपी का जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है वो शायद आंध्र में कोई ज्यादा असर नहीं करेंगे. दूसरी बात, ये जगन मोहन रेड्डी का जो ऐलान है कि मैं 20 साल रहूंगा, वो ये कहा
पॉलिटिशियन कहना चाहता है कि जी। मैं 20 साल सत्ता में रहूंगा, हुकूमत करूंगा और 25 साल हुकूमत करूंगा। अगर आप किसी बीजेपी लीडर से पूछेंगे, अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी से, वो भी कहेंगे कि हम अगले 25 साल तक हम हुकूमत में रहेंगे। Right. तो उसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे आंध्रा में असली मुद्दा यह है कि दो चीज है, एक जो है डेवलपमेंट है और दूसरी बात यह है गरीबी। गरीबी बहुत है वहां पर। हालांकि लोग समझते हैं कि क्योंकि कोस्टल लाइन पे है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है उनका, लेकिन मिनरल्स वगैरह जो है तेलंगाना में आ गए, तो डेवलपमेंट जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। और डेवलपमेंट के लिए जगन के पास कोई खास प्रोग्राम नहीं है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और चीजों को बदलने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा इमेच्योर लगते हैं कि वो समझते हैं कि अगर इंग्लिश एजुकेशन शुरू करें तो शायद आईटी वाले आ जाएंगे। आईटी वाले तो कुछ और भी देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे। और डेवलपमेंट यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कोई इंडस्ट्री नहीं है आंध्रा में और उनका ज्यादातर एग्रीकल्चर पे है, तो आईटी का कोई असर नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आंध्रा से माइग्रेट कर चुके हैं और करते रहते हैं और हैदराबाद जाएंगे अभी भी। हालांकि आंध्रा में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे लोग माइग्रेट होके रोजगारी के लिए तलाश कर सके। सबको हैदराबाद पहुंचना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आंध्र प्रदेश को, आंध्रा को जो नया स्टेट बना है, 10 साल हो रहे हैं अभी। तो डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है और गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, ये मुद्दे वो हो गए जो बहुत बड़े मुद्दे हैं और आप चाहते हैं कि इन पर वहां पे पॉलिटिक्स हो। हम ये भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअल जो पॉलिटिक्स जिस पे इलेक्शन होने वाला है वो कौन से मुद्दे होंगे, जो आपका एक असेसमेंट है कि ये दोनों पार्टीज इस चीज को सामने रखने वाली हैं। मैं समझता हूं कि चंद्रबाबू नायडू सेंटर और बीजेपी को इल्जाम लगाएंगे कि वो डेवलपमेंटल फंड जो देना चाहिए आंध्र प्रदेश को नहीं दिए। जो जब डिवीजन हुआ है, सेपरेशन हुआ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, वो एक्ट में एक कमिटमेंट था कि डेवलपमेंटल फंड्स सरकार सेंटर की तरफ से आएंगे। वो वही सवाल और यही मुद्दा बिहार के साथ भी है कि बैकवर्ड स्टेट बनाए और उनके लिए स्पेशल फिनेंशियल पैकेज करे। मेरे ख्याल से चंद्रबाबू नायडू उस पर जोर डालेंगे कि बीजेपी और जगन मोहन रेड्डी सेंटर से कोई फंड्स ला नहीं पाए और कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाया। ठीक है, आखिरी कमेंट रामकृष्ण सर आपका, कौन से वो मुद्दे हैं, व्हाट आर द रियल इश्यूज ऑफ आंध्रा 1 और 2, व्हाट आर द इश्यूज दैट विल एंड अप गेटिंग डिस्कस्ड ड्यूरिंग इलेक्शंस इन आंध्रा? दोनों पार्टी को एक एक बड़े मुद्दा है और एक सेकंड मुद्दे दोनों पार्टी को एक कॉमन है। चंद्रबाबू नायडू को ये स्टेट कैपिटल के मुद्दे, उन स्टेट कैपिटल नहीं है आंध्र प्रदेश में अभी तक। जगन आने के बाद वो अमरावती को कैंसिल कर दिया। अमरावती डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल के एक बॉडी को सेटअप कर दिया, मगर वो बॉडी को जगन मोहन रेड्डी निकाल दिया। So Chandrababu Naidu says that Jagan Mohan Reddy has made Andhra Pradesh without capital. Capital is going to be the state capital is going to be the main issue for TDP. And second part is for Jagan Mohan Reddy it is welfareism. Jagan says that he says it is a ladai between Amir or Garib. He pitches his party with poorest of the poor. My fight is with rich and upper classes. That is, he says Chandrababu Naidu represents rich and super rich classes and industrialists, capitalists, and all investors are businessmen. I am a poor man's party. Mine is a poor man's party. This is going to be, he said very recently at Rajahmundry, a big city in Andhra, that it is going to be it is not a political caste war, but it is a class war. In Andhra Pradesh it is going on. Class war bole to YSRCP represents poorest of the poorer sections, haves and have-nots. So Chandrababu Naidu represents Amir log, Dhanwan or bada industrialists. He bats for all big people. So second common mudda is special category status for Andhra Pradesh. That is promised in the AP Bifurcation 2014 Act. Special status will be given to Andhra Pradesh, but that is not granted to the state in the last 8 years or 9 years. So both the parties will claim that is going to be their second plan. Jagan says that if you give me 25 seats, Prime Minister, whoever becomes Prime Minister will be dependent on our support. I will get special category state. Similarly, Chandrababu Naidu also tells people that give us 25 seats, so we will fight with center. If there is a weak center or if there is a
hung parliament, hung Lok Sabha, we will fight for our cause and we will get special category states for Andhra Pradesh. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट विल बी कैटेगरी नंबर दूसरा मुद्दा रहेगा. पहले मुद्दा चंद्रबाबू नायडू को स्टेट कैपिटल, एक स्टेट कैपिटल नहीं बनाया तो कैसा डेवलपमेंट आता, कैसा इन्वेस्टमेंट्स आता, सेक्रेटरीट नहीं, बिल्डिंग्स नहीं, ऑफिसर्स बैठने के ऑफिसर्स नहीं. That will be his plan. Jagannath Reddy says that no, I am fighting for poorest of the poorer, depressed, underdogs and underclass people. So let me continue my welfare schemes. Every family is benefiting. Some people who are jealous of you getting benefited out of my policies are out to defeat me, dethrone me. So please support me and put me again in power. This is going to be उनका पहले मुद्दा. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का. आप लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में जो हमारी समझ है, मेरी भी और हमारे साथ जो दर्शक हैं उनकी समझ को बढ़ाने का काम किया है. अगर मेरी ओर से मेरी समझ अभी डेवलप हो रही है, कोई अपरिपक्व सवाल लगा होगा आपको, तो मैं दर्शकों और आपसे पहले अग्रिम माफ़ी चाहता हूँ. आंध्र प्रदेश पे हमारी नज़र बनी रहेगी. सूबे में इलेक्शंस होने ही वाले हैं. जब जनरल इलेक्शंस होंगे तब साथ में हो सकता है कि दिल टॉप आपको वहाँ से फील्ड रिपोर्ट्स भी अपनी दिखाए. तो स्टे ट्यून्ड अगर आप आंध्र प्रदेश के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं. नेता नगरी के क्रमशः जो आगे एपिसोड्स होंगे उसमें भी हम आंध्र प्रदेश को डिस्कस करते रहेंगे. अब वक्त है नेता नगरी के अगले सत्र की ओर जाने का, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह. आपने ओडिशा पर हमारी बातचीत सुनी और आंध्र प्रदेश पर हमारे सहयोगी निखिल वाट के द्वारा आहूत बातचीत सुनी. अब नेता नगरी में आखिरी में फुर्सत की सलाह. दो किताबें. एक किताब है जो मंजुल प्रकाशन से आई है, ये है जादूनामा. जादू जावेद अख्तर का नाम था, लेकिन बात हुई कि साहब स्कूल में कुछ गंभीर नाम चाहिए तो जावेद नाम रख दिया गया. उनकी जिंदगी पर विस्तार से बात है और देखिए विस्तार कैसा. 1945 से सिलसिला शुरू होता है जो लगातार कामयाबी के साथ बढ़ रहा है आगे. कितने नागरिक सम्मान मिले, कितने उनके लिखे गाने हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हमारी भाषा का मुहावरा है. कितनी उनकी तकरीरें हैं, कभी नास्तिकता पर, कभी कॉपीराइट में हिस्सेदारी को लेकर, कभी हिंदुस्तान की हस्ती को लेकर जो लोक बहस का विषय बनती हैं. कितनी फिल्में हैं उनकी लिखी हुई, पहले सलीम के साथ और फिर खुद से, जो हमारे कई संदर्भों का हिस्सा है. ऐसे जावेद अख्तर की ज़िंदगी के बारे में अरविंद मंडलोई ने विस्तार से बातचीत की है. इसमें बालक जावेद के लिए ऑटोग्राफ से लेके बुजुर्ग जावेद की मुश्किलों तक के और तमाम मुस्कानों के वाक़े हैं. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक. दूसरी किताब है हैकिंग हेल्थ. ये किताब मुकेश बंसल की है और हम जानते हैं कि ये कल्ट फिट के ओनर हैं, फाउंडर हैं और जो आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिटनेस चेन है. तो ये जो हिंदुस्तान में फिटनेस सेंटर्स की जर्नी है उसमें जो दुश्वारियां आ रही हैं, टेक ओवर हो रहे हैं और हमारा हेल्थ को लेकर जो रवैया है उन सब के बारे में विस्तार से बात होती है. ये किताब पेंगुइन से आई है. हम कोशिश करेंगे कि इन ऑथर से जल्द ही बातचीत भी करें. आज का नेता नगरी यहीं पर ख़त्म होता है. देखने के लिए मैंने आपको कोई रिकमेंडेशंस नहीं दी हैं अब तक, अब दे देता हूँ. चूँकि TVF के जो अर्नाब कुमार हैं वो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने बहुत आग्रह से कहा कि भाई साहब पिक्चर्स ज़रूर देखना है. और चूंकि हमने सीज़न 1 नहीं देखा तो उन्होंने कहा पहले सीज़न 2 देखिए फिर सीज़न 1 देखिएगा. इन्हीं का एक सिक्सर भी है, चूँकि शिवांकित भी हमारे मित्र हैं. आप कहेंगे मित्र हैं तो यहीं पे झोंके जा रहे हो. अब इतना तो रेकमेंडेशन का नेपोटिज्म चलेगा ही. तो इन 2 सीरीज़ को कंप्लीट करने का इरादा है और इस दफ़ा हमने सोचा है साल 2023 में कि पुरानी क्लासिक फिल्मों को नए सिरे से पढ़ा जाए. जी, फिल्मों को देखते हुए पढ़ा जाए. उस सिलसिले में पिछले दिनों म्यूनिक फिल्म देखी थी और अब बारी है बाइसिकल थीफ की. आप कौन सी क्लासिक फिल्में रेकमेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. किताबें कौन सी पढ़ रहे हैं ये भी बताइए. और ये वीकेंड अपना सफ़र भी जारी रहेगा. जा रहे हैं संतरे की खुशबू के शहर नागपुर में. वो नागपुर जो राजनीति का केंद्र भी है. यहाँ संघ का मुख्यालय है. यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि भी है. अंबेडकरवादी आंदोलन की एक प्रमुख गढ़ रहा है ये शहर और कांग्रेस का भी बड़ा गढ़ रहा है. जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के नाना पटोले, वो भी इस इलाके से आते हैं. पर अपनी यात्रा राजनीतिक नहीं है. सोमवार को फिर मुलाकात होगी और हर शनिवार की सुबह हम राजनीति के किस्से लेकर, राजनीति की व्याख्याएं लेकर यूं ही आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे. आप देखते रहिए नेता नगरी.